सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। खुशहाल किसान मुगीली के पहचान, खुड़िया के पानी छत्तीसगढ़ी है बानी। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। कार्यक्रम है सामान्य परिचर्चा और आज हम चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं ईश्वर साहू जी। ये छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ जियाउद्दीन खान सर हैं, ये सचिव हैं छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन के। साथ ही साथ इनका स्कूल भी है। साथ में हमारे बैठे हुए हैं राजकुमार यादव, ये आरजे रमझाझर के कद्दावर पत्रकारों में से एक हैं। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन के महासचिव भी हैं, प्रदेश जिला महासचिव हैं, और मैं पुखराज सिंह। तो चलिए, आज का विषय जो है वो है कोरोना वायरस को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कोरोना वायरस आपको मालूम होगा कैसे महामारी के रूप में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किस कदर ये फैलता जा रहा है और शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो अब तक की जो घटनाक्रम जो घटी है, 22 मार्च की बात करें, पीएम मोदी का वो जो अभिवादन था, जो लोगों से रिक्वेस्ट करना था, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। 22 को तो सब पूरा भारत बंद था, उसके साथ ही 23 मार्च की बात करें, आज 24 मार्च हो चुका है, आज भी स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। चलिए हम उनसे बात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस को लेके जो सरकार के द्वारा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, ये किस हद तक, किस तबके के आदमी तक ये चीज़ें जा रही है जानकारी? हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो उतना जानकारी नहीं जा पा रही है, क्या लगता है आपको? जी, कोरोना वायरस पूरा आम आदमी तक जानकारी जा रहा है और ये कहना बिल्कुल गलत है कि आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि प्रत्येक गांव में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी सीधा सीधा क्या बोलते हैं उनको, जनता कर्फ्यू के लिए बोले गए हैं, उनका सभी स्वागत कर रहे हैं। और ये स्वयं की रक्षा है, स्वयं की रक्षा के लिए, खुद अपनी जान बचाने के लिए हमारे पूरे देश भर की जनता 22 मार्च को शाम को घंटी बजाए थे और अपने अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। और आज तक ये 31 मार्च तक किए थे और आज विशेष रूप से चारों तरफ समझ लीजिए
उनका जो आह्वान है वो अभी तक देखा जा रहा है लगातार बंद की स्थिति बनी हुई है। चलिए, आपने जिक्र किया कि पीएम मोदी ने जो आह्वान किया था कि आप 5 बजे निकलें 22 मार्च को और अपने छत की मुंडेर पर जाकर घंटी बजाएं, हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जब आपने बात छेड़ दी है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि घंटी बजाने से क्या फ़ायदा हुआ, एक्चुअल में घंटी किसके लिए था? ये एक्चुअल में ध्वनि तरंग जो होता है उनसे कुछ डिफेक्ट, कुछ प्रभाव पड़ता है, तरंग के माध्यम से इनको भगाया जा सकता है। इसलिए शाम को सभी पूरे भारत भर के अपने अपने छत के ऊपर चढ़ के कहीं गली पर, कहीं चौक चौराहा पर ध्वनि नियंत्रण के लिए, ध्वनि तरंग फैलाने के लिए घंटी बजाएं। चलिए, इसीलिए हमने कहा कि जानकारी अभी लोगों तक नहीं पहुंची है, एक्चुअल में उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। चलिए, जिया सर हमारे साथ है, जिया सर से हम बात करेंगे। सर, कोरोना वायरस को लेके किस प्रकार की जानकारी लोगों तक जा रही है, क्या अनभिज्ञता है, प्रशासन किस हद तक कोशिश कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्या कहेंगे आप? कोरोना वायरस के लिए जो जानकारी है जनता तक पूरी जा चुकी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस इंडिया में बाद में आया है। चीन में जो आने की जो घटना पूरे दुनिया में फैली थी, उससे ही हमें पूर्ण जानकारी हो गई थी। अब दूसरा मैटर है कि इससे बचाव का क्या कदम होगा। इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट ने हमें दिशा दिया है और जो सहयोग की उम्मीद करी है, वो जानकारी पहुंचने की थी और वो पहुंची है। और नो डाउट जैसा शासन चाह रही थी सहयोग की जनता से, कर्फ्यू की, वो पूरा मिला है, पूरा सहयोग दिया जनता। उसके बाद एक दिन और करने को बोला, उसके लिए भी सहयोग मिला है। और जो गवर्नमेंट या शासन और जो डॉक्टर या जो भी बुद्धिजीवी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ऐसा बचाव करे, ऐसा रहे, उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है आम जनता की तरफ से। चलिए, मतलब फॉलो किया जा रहा है, जानकारी पहुंच गई है। लेकिन हमारा सवाल इसलिए था आपसे क्योंकि जब हम गाँव की बात करते हैं, अभी शहर में तो कर्फ्यू जैसी स्थिति है, आज भी यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं। लेकिन आज सवेरे की अगर बात करें तो मंडी में जो गाँव वाले थे वो अपना सब्जी लेकर आ गए थे बेचने के लिए, उनको फिर से पुलिस वालों ने समझाया, भेज दिया। कुछ जो मोटरसाइकिल में लोग आ जा रहे हैं उनको ज़बरदस्ती, उनको पहले समझाया जाता है लेकिन वो नहीं मानते हैं, जाने के लिए बाध्य होते हैं, तो उनको फिर कड़े शब्दों में फिर उनको समझाकर घर वापस भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि या लोगों के द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की गलती की जा रही होगी, या तो फिर उनके तक सही तरीके से जानकारी नहीं पहुंची होगी। क्या लगता है आपको? नहीं, जानकारी पहुंची है। ये तो शासन की तरफ से भी है ना कि डेयरी चालू रखें, दवाएं दुकान चालू रखें, दूध वाले को रिसीव करें, दूध वाले को कहा गया कि आप माल सप्लाई देते रहें, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी में सब्जी भी आती है कि सब्जी को डोर टू डोर पहुँचाएँ। और वो जो घंटी बजाने की और छत पे खड़े होकर ताली बजाने के जो प्रावधान था, वो इन्हीं मेहनत करने वाले जो अपने जान को पे हथेली पे लेकर मेहनत कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए था। चलिए, तो जो घंटी बजाने वाला प्रोसीजर था, तो जैसा आपने कहा कि भाई ये जो पेपर बॉय हैं जो सवेरे पेपर आपके यहाँ छोड़ रहे हैं, जो दूध डिलीवर करते हैं घर में, और जो सामान सब्जी लेकर आते हैं, तो ये सबके लिए वो था। क्योंकि ये देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पहली बार हम उनके लिए सम्मान से खड़े नहीं हुए, उनके लिए हम ताली नहीं बजाए, जिनके लिए अक्सर बजाया करते हैं, जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। इस बार हर एक आम नागरिक जो किसी न किसी तरीके से किसी का सहयोग करता है, हम उनके सम्मान के लिए इस बार घरों से बाहर निकले थे। चलिए, राजकुमार यादव हमारे साथ उपस्थित हैं, पेशे से पत्रकार हैं, अपने क्षेत्र के नामी गिनामी हस्ती हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ देखने को मिला इस कर्फ्यू के दौरान सरगांव क्षेत्र में, पथरिया क्षेत्र में, क्या कुछ उन्होंने देखा। जी यादव जी, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि जनता कर्फ्यू का ऐलान रविवार को 22 मार्च को किया गया था, उसमें सारे जनता हमारे क्षेत्र में सभी ने सहयोग किया। हम मार्केट में निकले हुए थे, सुबह से लेकर शाम तक के वहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिखे, सारे लोग घर में थे। उसके बाद शाम को 5 बजे ताली और घंटी और थाली बजा के लोगों को स्वागत भी किया। जैसे कि जिया सर ने हमें बताया कि जो डिलीवरी बॉय हैं, सब्जी वाले हैं, फल दुकान वाले हैं, जिन्होंने हमें घर तक पहुँच सेवा दिए, कर्फ्यू के दिन हमको जिन्होंने सेवा दिया, उन्होंने तहे दिल से स्वागत के लिए ताली बजाए और बहुत ही अच्छा रहा। और इवन जनता में जागरूकता तो आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक के जो देखा जा रहा है हमारे सरगांव क्षेत्र में कि अगर हम बात करें तो रविवार को जैसा स्थिति था उसका विपरीत स्थिति हमको सोमवार को देखने को मिला। लेकिन ये स्थिति नहीं बनना था, जहाँ पे बाजार हाट को तो बंद करवा दिया गया था एक हफ्ते पहले।
जब सोमवार का दिन बाजार हाट का दिन जब आया तो वहाँ पे हमने देखा कि बाजार जो है रोड के किनारे लगा। जब से उससे पहले शुक्रवार के दिन साप्ताहिक बाजार का भी दिन होता है, तो वहाँ पे 5-5 की संख्या में गांव के अंदर में सब्जी वाले ने दुकान लगाया। लेकिन वो उसका विपरीत सोमवार को देखने के मिला कि सब्जी वाले अपने मनमानी से रोड के ऊपर में ही पूरा बाजार लगाया। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, तो जहां हमको लगा कि 144 धारा का उल्लंघन भी हुआ और जनता में जागरूकता जो आई थी रविवार को जो जनता कर्फ्यू को लेकर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई ऐसा हमें लग रहा था। न ही वहाँ पे हर किसी ने ना मास्क लगाया था और न ही वहाँ पे हाथ के लिए किसी प्रकार के ग्लव्स लगाए थे, और एक दूसरे को छूते हुए मार्केट में सर्वाइव जिस प्रकार से कर रहे थे, ये बहुत ही गलत हमें नज़र आया और इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए शासन प्रशासन बिल्कुल लगे हुए हैं, दिशा निर्देश में दिए हुए हैं, उनको समझाइश दिया जा रहा है और आगे और फिर चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, मतलब जानकारी तो लोगों तक पहुंची है, लेकिन किसी कारण से क्योंकि उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं पुलिस वाले हो, शासन प्रशासन हो, क्योंकि वो चाहते हैं बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए सामान्य रूप से इसको कंट्रोल कर लिया जाए। चलिए, जब हम अनटचेबिलिटी की अगर बात करते हैं, आज हम वापस से अपने पौराणिक समय में पहुँच चुके हैं। अब हम शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रणाम कर रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसी दुविधा आ रही है कि हम 4 यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के मास्क नहीं लगाए हैं, तो आपको जानकारी दे दें कि हमने सैनिटाइज़र से हाथ प्रॉपरली वॉश कर लिया है और इस क्षेत्र में पूरा हमने उस केमिकल का छिड़काव कर दिया, जिसकी वजह से अभी हम सेफ हैं। इसलिए अच्छा, मास्क की बात है तो मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ना ये बीमार है ना ये बीमार है, ना हम में से कोई बीमार है, इसलिए हम कोई छींकने वाले नहीं हैं और छींकने के लिए ही विशेष रूप से उससे बचने के लिए मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। चलिए, तो बहरहाल ये तो हमारी बात रही। हम पौराणिक तरफ फिर से जा रहे हैं, हम प्रणाम करना शुरू कर रहे हैं, हम शेक हैंड करना, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ वापस से हमारे देश में आ रही है। क्या लगता है आपको ईश्वर जी? जी, अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये हमको अभी पुरानी प्रथा की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारा देश नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है ना सर। अभी जैसे हमारी देश की परंपरा है, हम अपने बड़ों से अपने छोटों से हाथ नहीं मिलाते थे, हम प्रणाम करते थे, तो वापस हम उस ओर जा रहे हैं, अब प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हमको टच नहीं करना है, दूरी बनाए रखना है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, तो दूर से प्रणाम करना अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि पैर छू करके प्रणाम करना है करके। तो क्या है, आज सवेरे हम घर से निकले और इसी कोरोना को के माध्यम से जानने के लिए निकले, तो हमारे SDM साहब, हमारे TI साहब मेरे को फ़ोन करके बोले कि जितने जहाँ पर आपका संबंध है वहाँ पर आप फ़ोन लगाइए और कोटवार के माध्यम से गाँव में हाका डलवाइए और कोई भी व्यक्ति 1-1 मीटर से दूर में रहे और सब्जी वाला बस रहे, बाकी किराना दुकान और पान ठेला वगैरह सब दुकान बंद रहे। और इसी माध्यम से हम लोग, हमारी टीम समझ लीजिए, जिया खान, राजकुमार, मैं तीनों हम लोग पथरिया आए। पथरिया में देखे कि पूरे नगर पंचायत की टीम, नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष, CMO और हमारे SDM जी, तहसीलदार जी और थाना प्रभारी के आरक्षक की पूरी टीम पूरे नगर भ्रमण कर रहे थे, स्पीकर लगा करके कर रहे थे कि अपने अपने घर में आज बस और चले जाओ, और जब तक शासन प्रशासन की उधर से और कुछ अनुमति नहीं आती है तब तक के आप लोग अंदर चले जाइए। और वहीं पर सब्जी वालों को बोला जा रहा था कि आप 5 बजे तक सब्जी बेचिए, उसके बाद घर घर जाकर बेचिए, यहाँ से आप दुकान बंद कर देंगे करके। और इस तरह हमारे पथरिया तहसील में सभी अधिकारीगण एकदम सक्रिय नज़र आए। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो शासन की इस योजना का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करें। चलिए, ये एक बात तो सामने आई सर। चलिए, सब्जी दुकान को खोलने का परमिशन दे दिया गया है, वो भी कुछ समय के लिए खोलने के लिए बात कही गई है, लेकिन आम दिनों में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि जो आम दिनों में सब्जी मार्केट से बचा हुआ जो कचरा होता था उसको वो फेंक देते थे। उसके फेंकने से जो मवेशी हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, जो बाहर घूमते रहते हैं, तो उनके खाने के लिए वो व्यवस्था हो जाता था प्रॉपरली। जो गुपचुप ठेले होते थे, जो होटल्स होते थे, तो जो भी बच गया सामान उसको बाहर रख देते थे, तो उसको मवेशी खा के अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन जब से ये कर्फ्यू लगा है तब से, अब चूँकि होटलें खुल नहीं रही हैं, गुपचुप के ठेले खुल नहीं रहे हैं, तो वो जो सामान उनको जो मिलना था मवेशियों को, अब वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए। क्या लगता है जिया सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? हाँ, सोचना चाहिए। निश्चित जानवर की व्यवस्था के बारे में कोई प्लान ही नहीं बनाया गवर्नमेंट ने, और हम अगर ग्रामीण एरिया में हैं तो इतना स्पेस है कि जानवर जी सकते हैं,
जी सकते हैं। लेकिन अगर वो शहरी एरिया में जानवर होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पत्ती लाना या उनके लिए चारे का इंतज़ाम करना, दाने लाना, या बहुत छोटी जगह में उनको बंद रहने देना, खुलने का मौका ना देना, या उसके पीछे नहीं चलना, शासन ने इसके लिए नहीं दे पाया ध्यान, या दिए होंगे तो हमारे स्तर तक अभी जानकारी नहीं आ पाई या उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। ये तो कमी हुई है। चलिए, ये कमी हुई थी, ये इसके लिए सोचना चाहिए था। चलिए ठीक है। मोदी जी जैसे 5 तारीख को उन्होंने कहा, मतलब 22 तारीख को उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे अपने घर के मुंडेर पर आएँ, ताली बजाएं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस बीमारी के रोकथाम के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं। ये बात तो उन्होंने पूरे नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे वो टीवी पे आकर उन्होंने कह दिया। कहीं आपको कुछ कमी लगी उनके उद्बोधन में? क्या उनको कुछ ऐसा ऐलान करना था कि जो छुटकर व्यापारी हैं या जो दिहाड़ी करने वाले जो मजदूर हैं, जिनका जीवन यापन पर डे मजदूरी करके कटता है, उनके लिए कुछ ऐसा ऐलान करें कि आप घर पर ही बैठें और जो दिहाड़ी आपको मेहनत करने के बाद मिलती थी वो दिहाड़ी अब हमको हमारे द्वारा दिया जाएगा? ऐसा कुछ कमी लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये निर्णय लेने में बहुत जल्दी किए और इस गंभीरता को बिल्कुल सोचना था, क्योंकि देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो उनके सर्वे में ऑलरेडी होगा, लेकिन फिर भी क्यों निर्णय नहीं लिए वो जाने। दूसरी बात ये कि दिल्ली जैसे जगह में निर्णय लिया गया है और उनका राशन उनके घर तक पहुंचाने का प्लान बना है। राजस्थान के बारे में भी सुनने में आया, और आगे अगर और दिन भी लॉकडाउन रहा तो हो सकता है निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आम लोगों के लिए निर्णय बहुत फास्ट हो गया। ये लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, यहाँ तक कि राशन भी नहीं ले जाते हैं, शाम को पेमेंट करते हैं रिक्शा चलाने वाला, उसके बाद घर राशन लेके जाता है। ये एक बड़ी चीज़ है। चलिए, कई राज्यों में तो घोषणा कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक इस प्रकार की घोषणा नहीं करी है। चलिए, ये तो बात हुई सर दिहाड़ी करने वालों की। अगर हम बात करें, जैसे ही ये जानकारी आई थी कि लॉकडाउन होने वाला है, पूरा देश लॉकडाउन होने वाला है, कई जो सक्षम लोग थे वो ये मैसेज फैलाना शुरू कर दिए थे। ऐसा वायरल हो रहा था मैसेज कि आप महीने भर का 2 महीने का सामान अपने घर पे भर लें, इसलिए क्योंकि आपको दुकान नहीं मिलेगा और स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। ये करके त्राहिमाम स्थिति बन गई थी। लोग अपने घरों में 1-1 महीने का 2-2 महीने का राशन भर रहे थे, जिसको लेकर फिर प्रशासन को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति हम नहीं बनाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि इससे कितना फ़र्क पड़ा है? क्या लोग जो महंगाई है या जो कालाबाजारी है उसको बढ़ावा कहीं ना कहीं मिला है इस चीज़ से? बिल्कुल बिल्कुल, वो सीधा सीधा एक सिग्नल था उन व्यापारियों के लिए जो कालाबाजारी करते हैं। वो एक सिग्नल आम आदमी के लिए नहीं था, क्योंकि आम आदमी के पास तो 1 हफ्ते का राशन लेने का कैश पैसा ही नहीं है, तो वो तो ले नहीं सकता 1 हफ्ता के लिए, बल्कि वही व्यापारी लिए हैं जो महीने भर का सामान इकट्ठा कर सकते हैं। और रेट मार्केट में आप जाकर पता कर सकते हैं, ग्रामीण एरिया में, शहरी एरिया में के सामानों का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। लोग 60 रुपये किलो भी टमाटर खरीदे हैं, ऐसी स्थिति बनी है। हम जो दूध खरीदते थे उसके 2 गुना रेट में हमने दूध खरीदा, ऐसी स्थिति बनी। चलिए, मतलब सामान आवश्यकता से ज़्यादा महंगे हो गए थे। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक पत्रकार हैं, उस क्षेत्र में लगातार आप घूमते रहते हैं और अभी भी कोरोना के कर्फ्यू लगने के बाद भी आप उस क्षेत्र में घूमे हैं। पुलिस वालों की मेहनत आपने देखी है, पत्रकारों की मेहनत आपने देखी है, जो मोबाइल दुकान वाले हैं, जो आपके सब्जी मंडी वाले हैं, फल दुकान वाले हैं, उनकी मेहनत आपने देखी है। क्या कहेंगे, कितना उनके द्वारा मेहनत किया गया और कितना उसमें वो उनका मेहनत रंग लाया? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कि अधिकारियों की बात हम करें तो लगातार हमारे क्षेत्र में एसडीएम सर और कलेक्टर, हमारे मुंगेली कलेक्टर के निर्देशानुसार सारे अधिकारी जो हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि बीते दिनों हमने देखा कि एसडीएम लोरमी के एसडीएम रुचि शर्मा जी हैं, जो खुद ही लाउड स्पीकर लेके और अपने कर्मचारियों को लेकर आम जन को ये सब सुझाव दे रहे थे कि घर से बिना काम के बाहर निकलना नहीं है, और जब भी निकलना है किसी को स्पर्श नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रखना है, और ज़्यादा समय अपने घर पे ही व्यतीत करना है। और आज ही हाल की बात अगर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ईश्वर साहू जी ने बताया कि पथरिया हम आए हुए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पथरिया की एसडीएम, तहसीलदार और वहाँ के नगर अध्यक्ष और कर्मचारी, साथ में पुलिस विभाग की सारी टीम आम जनता को प्रेरित कर रही थी और फल दुकान वाले को समझाइश दे रहे थे कि सही रेट पे ही लोगों को सामान देना है और रेट से बढ़कर सामान नहीं देना है, और शाम 5 बजे तक के बाद आपको दुकान बंद करके आपको घर तक के भी सप्लाई देने का काम आप लोगों की जिम्मेदारी है और आपको ये निभाना है पूरी तरीके से। तो इस
निर्देश जारी हुए हैं और जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए आमजन के लिए जो काम कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम है। और हमने देखा कि सरगांव क्षेत्र में थानेदार के द्वारा भी लोगों को हाईवे रोड में, रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे है, वहाँ पे लोगों को कार से रुकवा के उनको समझाइश दिया गया, उनको बोला भी गया कि साथ में भी आप अगर काम नहीं है तो आप जबरन घर से निकलिए नहीं, और उनको बाकायदा हाथ को उनका सैनिटाइज कराया गया और साथ में उनको ग्लव्स लगाने की बात भी कही गई और उनको मास्क लगा के भी मार्केट में बाहर निकलने को कहा गया। और ये देखा जा रहा है कि सर क्षेत्र में सारी तरफ से जो हमारे जो अधिकारी हैं खास करके वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और इसमें आम जनता को पूरा सहयोग देना चाहिए। जैसे पूरा सहयोग देना चाहिए, आपने कहा ठीक है। लेकिन जिन दुकानों को खोलने का जो परमिशन दे दिया गया ईश्वर जी, जैसे कि आपका मोबाइल दुकान हो गया, मेडिकल स्टोर्स हो गए, फल दुकान हो गया, सब्जी दुकान हो गया, डेयरी फार्म्स हो गए, तो इनको जो खोलने का आदेश दे दिया है गवर्नमेंट ने, कुछ समय के लिए आप खोल सकते हैं, लेकिन स्थिति इतनी भयावह हो जाती है क्योंकि लोगों को चीज़ें उस सुलभ अवस्था में नहीं मिल रही हैं। जब दुकान अचानक से खुलता है तो वो बातों को भूल जाते हैं कि हमको 5 की संख्या में जाना है, कि हमको दूरी मेंटेन करना है, मास्क लगा के जाना है। वो अचानक से उस दुकान में पहुंच जाते हैं और पूरा भीड़ हो जाता है। क्या कहेंगे, इसमें प्रशासन की कमी है कि कुछ जनता के अंदर में भी सोच समझ आनी चाहिए? जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। प्रशासन शुरू से ही कह रही है कि जो प्राइमरी स्टेज का जो प्राथमिक आवश्यकता है पब्लिक लोगों का, जैसे अपना दूध हुआ, खाद्यान्न की दुकान हुआ, सब्जी हुआ, ये पूरी तरह से खुली हुई है। और जहाँ तक अपन रेट की बात करें तो प्रशासन इसमें भी सक्रिय हैं, रेट भी ऊपर नहीं है। और इसमें अपन जैसे बोल रहे हैं कि भीड़ लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है करके, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी खुली छूट है, किराना दुकान और अपने सब्जी फल जो रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो पूरी तरह खुली हुई है। लेकिन जनता को भी होना चाहिए कि थोड़ा सा अवेयरनेस खुद के अंदर लाए और वो भीड़ ना करें, एक एक करके सामान ले लें, दूरी मेंटेन करें। चलिए, आप अभी उप सरपंच के पद पर भी हैं अपने क्षेत्र से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर आप लोगों के ग्राम पंचायत में जो काम होने थे, उन कामों के पैसे पर या उस काम पे कोई फ़र्क पड़ा है क्या? काम कहीं पे रुका है क्या, या कहीं से बिल पास नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है क्या? जी, क्या है, मैं ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ पड़ियाई से, और हमारा सचिव झुलना कला में रहता है, और सरपंच सचिव और ग्राम पंचायत के सब पंच मिल कर के ग्राम पंचायत में बैठ कर के मीटिंग करते हैं, उसमें कुछ प्रस्ताव पास करते हैं, उसके बाद पेमेंट वगैरह निकलता है। तो कोरोना के माध्यम से दूसरे गांव में वो रहता है सचिव, तो वो यहाँ नहीं आ पाता वो, इसलिए कुछ तो तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ये जल्दी से जल्दी अगर प्रशासन ऐसी सक्रिय रही और हम लोगों में ऐसी जागरूकता रही तो जल्द ही ये ठीक किया जा सकता है, इसका निराकरण हो जाएगा। जी, मेरा सवाल आपसे पूछने का मतलब ये था, क्योंकि हमारे जब पत्रकार बंधु जब घूमते हैं और जब हमारे विज्ञापनों का जब पैसा अटका हुआ होता है और जब हम बिल देते हैं उनको, तो वो यही कहते हैं कि कोरोना है इसलिए ना पैसा आ रहा है ना कोई काम मिल रहा है हमको। कितनी सच्चाई है इसमें? जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी सच्चाई है? जो सरपंच हैं, जो उप सरपंच हैं या पंच हैं, ये क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं क्या कोरोना को लेकर? नहीं, ऑफिशियल काम नहीं हो रहे हैं, ये सच बात है। ऑफिस के सारे काम रुके हुए हैं, क्योंकि ऑफिस में इमरजेंसी काम के सिवा तो कोर्टों को भी रोक के रखा गया है। तो निश्चित है कि ग्राम पंचायत के अधीन जो आते हैं ऑफिस, सचिवालय या ग्राम पंचायत में बैठना या सीईओ के पास बैठना, ये सारे काम पेंडिंग में है। तो इनका नया सत्र भी चालू हुआ है, नए सरपंचों के, पंचों के, नए सचिवों का पदभार भी है। तो अभी वो काम तो मेरे ख्याल से कई जगहों की सुनने में आता है कि सरपंचों को शपथ और पावर नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला, मतलब शपथ भी नहीं दिया गया है, तो फिर तो फंडिंग के लिए तो दिक्कत होगा। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिली क्या क्षेत्र में? जब आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कोरोना को लेकर बहुत सारे काम आपके क्या पेंडिंग चल रहे हैं क्या? ऐसा कुछ देखने को मिला? देखिए, यहाँ पे जैसे कि वायरस के वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि क्षेत्र में सारे अधिकारी तो फील्ड में ही आम जनता के सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो हम उस कंडीशन पे नहीं सोच सकते हैं कि ऑफिस का कार्य हो, बड़े बड़े ऑफिस जैसे कलेक्ट्रेट के कुछ काम हो, ये सब काम तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। लेकिन हम तहसील की बात करें या फिर जैसे आज हमने तहसील गया हुआ था, तहसील में ही ताला लगा हुआ था और अधिकारी को हमने देखा, तहसीलदार खुद फील्ड में या फिर आमजन के बीच गाँव में घूम रहे थे, वो लोगों को जागरूक कर रहे थे वायरस को लेकर, और तहसीलदार के साथ SDM भी। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी तो थाने में केस भी आना कम हो गया है।
जो चोरी का, मारपीट का या फिर गाली गलौज का या जो भी जैसे भी छोटे मोटे जो केस आ रहे थे वो थाने में भी आना कम हो गया है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि भाई वायरस के कारण में अधिकारी जब हमारे लिए फील्ड में हैं तो काम को कौन करेगा। चलिए एक बात और सामने आई है ईश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वायरस के चक्कर में क्या चोर तबके के लोग भी डर गए हैं क्या? आप चोरी करना छोड़ दिए हैं क्या? केस कम आ रहा है थाने में। जी क्या है, जान है तो जहान है। और जब पूरे विश्व डरा हुआ है, पूरे भारत डरे हुए हैं, तो चोर तो डरेंगे ही। और साथ साथ जागरूकता इतनी फैल गई है और गांव में भी शहर जैसे विकास हो गया है, जगह जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है। और हमारे क्षेत्र के अधिकारी इतने सक्रिय हैं कि हर 2 घंटे 3 घंटे में उनका बिल्कुल राउंडिंग हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन लोगों पर भी खौफ है और इसीलिए ये चोरी की घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे पास एक सूचना आई थी, कोरबा क्षेत्र की एक खबर थी कि चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे दुकान बंद हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ चोरों के द्वारा मोबाइल दुकान में जाकर चोरी कर ली गई। तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो है कि चोरों को ये रास्ता मिल रहा है, क्योंकि अब सुनसान है सभी सड़कें, लोग अपने घर में हैं, मालूम है कि दुकान के आसपास कोई होगा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या बढ़ावा मिल सकता है? जी क्या है, जैसे प्रतिशत के आधार पे जैसे बोला जाए तो 100 में 1 जैसे हो जाएगा, तो उसको कई लोग तो क्या है खाने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो कई आदतन चोर रहते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता और कहीं न कहीं उन लोग पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि सारी जगह सभी सीसी कैमरा लगा हुआ है और हमारे शासन प्रशासन सक्रिय हैं। और ये पकड़ में आ जाएंगे उन लोग। चलिए, पकड़ में आ जाएंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एजुकेशन क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करते हैं। कोरोना के को लेकर बहुत सारे स्कूलों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्लासों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। 10वीं 12वीं की बात करें तो उसका परीक्षा होगा बताया जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या लगता है आपको, जिन बच्चों का जो होम एग्ज़ाम होना था उनका जो कैंसिल किया गया है, आगे चल के क्या उनका एग्ज़ाम होगा या फिर उनको अपग्रेड क्लास में नवीं वाला है तो उसको 10वीं में एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा? किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो सकती है आप सोचते हैं? ये कोरोना के कंट्रोल होने पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोल थोड़ा सा लेट और होता है, जैसे अभी मार्च तक का गया है, अगर फर्स्ट वीक और कवर करता है तो बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम हो पाए। और रहा सवाल कि इस नहीं होने से अगली क्लास में भर्ती हो जाएगा बच्चा, लेकिन इसका कुछ साइड लेट और होता है, जैसे अभी मार्च तक का गया है, अगर फर्स्ट वीक और कवर इफेक्ट भी होगा। जो बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना होती है और बहुत मेहनत करके परसेंट की लड़ाई लड़ता है, तो वो निश्चित थोड़ा सा कि इस नहीं होने से अगली क्लास में भर्ती हो जाएगा बच्चा, उसको बल कमज़ोर होगा, ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, मतलब ये वायरस के ख़त्म होने के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक ये होता है, तब जाके एग्ज़ाम भी कंपटीशन की भावना होती है और बहुत मेहनत करके परसेंट की लड़ाई लड़ता है, पॉसिबल है, और नहीं होने से फिर उनको अपग्रेड क्लास में, लेकिन उसके हानि भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, हम 5 मिनट में अब अपने इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें सामने आ रही थी कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, ये कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का इलाज
नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। कार्यक्रम है सामान्य परिचर्चा और आज हम चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं ईश्वर साहू जी। ये छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ जियाउद्दीन खान सर हैं, ये सचिव हैं छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन के। साथ ही साथ इनका स्कूल भी है। साथ में हमारे बैठे हुए हैं राजकुमार यादव, ये आरजे रमझाझर के कद्दावर पत्रकारों में से एक हैं। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन के महासचिव भी हैं, प्रदेश जिला महासचिव हैं, और मैं पुखराज सिंह। तो चलिए, आज का विषय जो है वो है कोरोना वायरस को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कोरोना वायरस आपको मालूम होगा कैसे महामारी के रूप में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किस कदर ये फैलता जा रहा है, और शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो अब तक की जो घटनाक्रम जो घटी है, 22 मार्च की बात करें, पीएम मोदी का वो जो अभिवादन था, जो लोगों से रिक्वेस्ट करना था, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। 22 को तो सब पूरा भारत बंद था, उसके साथ ही 23 मार्च की बात करें, आज 24 मार्च हो चुका है, आज भी स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। चलिए हम उनसे बात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस को लेके जो सरकार के द्वारा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, ये किस हद तक, किस तबके के आदमी तक ये चीज़ें जा रही है जानकारी? हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो उतना जानकारी नहीं जा पा रही है, क्या लगता है आपको? जी, कोरोना वायरस पूरा आम आदमी तक इनका जानकारी जा रहा है, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि प्रत्येक गांव में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी सीधा सीधा क्या बोलते हैं उनको, जनता कर्फ्यू के लिए बोले गए हैं, उनका सभी स्वागत कर रहे हैं। और ये स्वयं की रक्षा है, स्वयं की रक्षा के लिए, खुद अपनी जान बचाने के लिए हमारे पूरे देश भर की जनता 22 मार्च को शाम को घंटी बजाए थे और अपने अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, और आज तक ये 31 मार्च तक किए थे। और आज विशेष रूप से चारों तरफ समझ लीजिए उनका जो आह्वान है वो अभी तक देखा जा रहा है, लगातार बंद की स्थिति बनी हुई है। चलिए, आपने जिक्र किया कि पीएम मोदी ने जो आह्वान किया था कि आप 5 बजे निकलें 22 मार्च को और अपने छत की मुंडेर पर जाकर घंटी बजाएं, हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जब आपने बात छेड़ दी है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि घंटी बजाने से क्या फ़ायदा हुआ? एक्चुअल में घंटी किसके लिए था? ये एक्चुअल में ध्वनि तरंग जो होता है, उनसे कुछ डिफेक्ट, कुछ प्रभाव पड़ता है, तरंग के माध्यम से इनको भगाया जा सकता है। इसलिए शाम को सभी पूरे भारत भर के अपने अपने छत के ऊपर चढ़ के कहीं गली पर, कहीं चौक चौराहा पर ध्वनि नियंत्रण के लिए, ध्वनि तरंग फैलाने के लिए घंटी बजाएं। चलिए, इसीलिए हमने कहा कि जानकारी अभी लोगों तक नहीं पहुंची है। एक्चुअल में उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। चलिए, जिया सर हमारे साथ है, जिया सर से हम बात करेंगे। सर, कोरोना वायरस को लेके किस प्रकार की जानकारी लोगों तक जा रही है, क्या अनभिज्ञता है, प्रशासन किस हद तक कोशिश कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्या कहेंगे आप? कोरोना वायरस के लिए जो जानकारी है जनता तक पूरी जा चुकी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस इंडिया में बाद में आया है। चीन में जो आने की जो घटना पूरे दुनिया में फैली थी, उससे ही हमें पूर्ण जानकारी हो गई थी। अब दूसरा मैटर है कि इससे बचाव का क्या कदम होगा। इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट ने हमें दिशा दिया है और जो सहयोग की उम्मीद करी है, वो जानकारी पहुंचने की थी और वो पहुंची है। और नो डाउट जैसा शासन चाह रही थी सहयोग की जनता से कर्फ्यू की, वो पूरा मिला है, पूरा सहयोग दिया जनता। उसके बाद एक दिन और करने को बोला, उसके लिए भी सहयोग मिला है। और जो गवर्नमेंट या शासन और जो डॉक्टर या जो भी बुद्धिजीवी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ऐसा बचाव करे, ऐसा रहे, उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है आम जनता की तरफ से। चलिए, मतलब फॉलो किया जा रहा है, जानकारी पहुंच गई है। लेकिन हमारा सवाल इसलिए था आपसे क्योंकि जब हम गाँव की बात करते हैं, अभी शहर में तो कर्फ्यू जैसी स्थिति है, आज भी यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं। लेकिन आज सवेरे की अगर बात करें तो मंडी में जो गाँव वाले थे वो अपना सब्जी लेकर आ गए थे बेचने के लिए, उनको फिर से पुलिस वालों ने समझाया, भेज दिया। कुछ जो मोटरसाइकिल में लोग आ जा रहे हैं उनको ज़बरदस्ती, उनको पहले समझाया जाता है लेकिन वो नहीं मानते हैं, जाने के लिए बाध्य होते हैं, तो उनको फिर कड़े शब्दों में फिर उनको समझाकर घर वापस भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि या लोगों के द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की गलती की जा रही होगी, या तो फिर उनके तक सही तरीके से जानकारी नहीं पहुंची होगी। क्या लगता है आपको? नहीं, जानकारी पहुंची है। ये तो शासन की तरफ से भी है ना कि डेयरी चालू रखें, दवाएं दुकान चालू रखें, दूध वाले को रिसीव करें, दूध वाले को कहा गया कि आप माल सप्लाई देते रहें।
तो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी में सब्जी भी आती है कि सब्जी को डोर टू डोर पहुंचाए, और वो जो घंटी बजाने की और छत पे खड़े होकर ताली बजाने के जो प्रावधान था, वो इन्हीं मेहनत करने वाले जो अपने जान को पे हथेली पे लेकर मेहनत कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए था। चलिए, तो जो घंटी बजाने वाला प्रोसीजर था, तो जैसा आपने कहा कि भाई ये जो पेपर बॉय हैं जो सवेरे पेपर आपके यहाँ छोड़ रहे हैं, जो दूध डिलीवर करते हैं घर में, और जो सामान सब्जी लेकर आते हैं, तो ये सबके लिए वो था। क्योंकि ये देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पहली बार हम उनके लिए सम्मान से खड़े नहीं हुए, उनके लिए हम ताली नहीं बजाए, जिनके लिए अक्सर बजाया करते हैं, जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। इस बार हर एक आम नागरिक जो किसी न किसी तरीके से किसी का सहयोग करता है, हम उनके सम्मान के लिए इस बार घरों से बाहर निकले थे। चलिए, राजकुमार यादव हमारे साथ उपस्थित हैं, पेशे से पत्रकार हैं, अपने क्षेत्र के नामी गिनामी हस्ती हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ देखने को मिला इस कर्फ्यू के दौरान सरगांव क्षेत्र में, पथरिया क्षेत्र में, क्या कुछ उन्होंने देखा। जी यादव जी, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर। जी, जैसे कि जनता कर्फ्यू का ऐलान रविवार को 22 मार्च को किया गया था, उसमें सारे जनता हमारे क्षेत्र में सभी ने सहयोग किया। हम मार्केट में निकले हुए थे, सुबह से लेकर शाम तक के वहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिखे, सारे लोग घर में थे। उसके बाद शाम को 5 बजे ताली और घंटी और थाली बजा के लोगों को स्वागत भी किया। जैसे कि जिया सर ने हमें बताया कि जो डिलीवरी बॉय हैं, सब्जी वाले हैं, फल दुकान वाले हैं, जिन्होंने हमें घर तक पहुंच सेवा दिए, कर्फ्यू के दिन हमको जिन्होंने सेवा दिया, उन्होंने तहे दिल से स्वागत के लिए ताली बजाए और बहुत ही अच्छा रहा। और इवन जनता में जागरूकता तो आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक के जो देखा जा रहा है हमारे सरगांव क्षेत्र में कि अगर हम बात करें तो रविवार को जैसा स्थिति था, उसका विपरीत स्थिति हमको सोमवार को देखने को मिला। लेकिन ये स्थिति नहीं बनना था, जहाँ पे बाजार हाट को तो बंद करवा दिया गया था एक हफ्ते पहले। जब सोमवार का दिन, बाजार हाट का दिन जब आया, तो वहाँ पे हमने देखा कि बाजार जो है रोड के किनारे लगा। जब से उससे पहले शुक्रवार के दिन साप्ताहिक बाजार का भी दिन होता है, तो वहाँ पे 5-5 की संख्या में गांव के अंदर में सब्जी वाले ने दुकान लगाया। लेकिन वो उसका विपरीत सोमवार को देखने के मिला कि सब्जी वाले अपने मनमानी से रोड के ऊपर में ही पूरा बाजार लगाया। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, तो जहाँ हमको लगा कि 144 धारा का उल्लंघन भी हुआ और जनता में जागरूकता जो आई थी रविवार को जो जनता कर्फ्यू को लेकर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई ऐसा हमें लग रहा था। न ही वहाँ पे हर किसी ने ना मास्क लगाया था और न ही वहाँ पे हाथ के लिए किसी प्रकार के ग्लव्स लगाए थे, और एक दूसरे को छूते हुए मार्केट में सर्वाइव जिस प्रकार से कर रहे थे, ये बहुत ही गलत हमें नज़र आया और इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिसके लिए शासन प्रशासन बिल्कुल लगे हुए हैं, दिशा निर्देश में दिए हुए हैं, उनको समझाइश दिया जा रहा है और आगे और फिर चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, मतलब जानकारी तो लोगों तक पहुंची है, लेकिन किसी कारण से क्योंकि उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं पुलिस वाले हो, शासन प्रशासन हो, क्योंकि वो चाहते हैं बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए सामान्य रूप से इसको कंट्रोल कर लिया जाए। चलिए, जब हम अनटचेबिलिटी की अगर बात करते हैं, आज हम वापस से अपने पौराणिक समय में पहुँच चुके हैं। अब हम शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रणाम कर रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसी दुविधा आ रही है कि हम 4 यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के मास्क नहीं लगाए हैं, तो आपको जानकारी दे दें कि हमने सैनिटाइज़र से हाथ प्रॉपरली वॉश कर लिया है और इस क्षेत्र में पूरा हमने उस केमिकल का छिड़काव कर दिया, जिसकी वजह से अभी हम सेफ हैं। इसलिए अच्छा, मास्क की बात है तो मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ना ये बीमार है, ना ये बीमार है, ना हम में से कोई बीमार है, इसलिए हम कोई छींकने वाले नहीं हैं और छींकने के लिए ही विशेष रूप से उससे बचने के लिए मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। चलिए, तो बहरहाल ये तो हमारी बात रही। हम पौराणिक तरफ फिर से जा रहे हैं, हम प्रणाम करना शुरू कर रहे हैं, हम शेक हैंड करना, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ वापस से हमारे देश में आ रही है। क्या लगता है आपको ईश्वर जी? जी, अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये हमको अभी पुरानी प्रथा की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारा देश नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है ना सर। अभी जैसे हमारी देश की परंपरा है, हम अपने बड़ों से, अपने छोटों से हाथ नहीं मिलाते थे, हम प्रणाम करते थे, तो वापस हम उस ओर जा रहे हैं, अब प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हमको टच नहीं करना है, दूरी बनाए रखना है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, तो दूर से प्रणाम करना अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि पैर छू करके प्रणाम करना है करके। तो क्या है, आज सवेरे हम घर से निकले और इसी कोरोना को के माध्यम से जानने के लिए निकले, तो हमारे SDM साहब, हमारे TI साहब मेरे को फ़ोन करके बोले कि जितने जहाँ पर आपका संबंध है वहाँ पर आप फ़ोन लगाइए और कोटवार के माध्यम से गाँव में हाका डलवाइए और कोई भी व्यक्ति 1-1 मीटर से दूर में रहे और सब्जी वाला बस रहे, बाकी किराना दुकान और
पान ठेला वगैरह सब दुकान बंद रहे। और इसी माध्यम से हम लोग, हमारी टीम समझ लीजिए, जिया खान, राजकुमार, मैं, तीनों हम लोग पथरिया आए। पथरिया में देखे कि पूरे नगर पंचायत की टीम, नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष, सीएमओ और हमारे एसडीएम जी, तहसीलदार जी और थाना प्रभारी के आरक्षक की पूरी टीम पूरे नगर भ्रमण कर रहे थे, स्पीकर लगा करके कर रहे थे कि अपने अपने घर में आज बस और चले जाओ, और जब तक शासन प्रशासन की उधर से और कुछ अनुमति नहीं आती है तब तक के आप लोग अंदर चले जाइए। और वहीं पर सब्जी वालों को बोला जा रहा था कि आप 5 बजे तक सब्जी बेचिए, उसके बाद घर घर जाकर बेचिए, यहाँ से आप दुकान बंद कर देंगे करके। और इस तरह हमारे पथरिया तहसील में सभी अधिकारीगण एकदम सक्रिय नज़र आए। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो शासन की इस योजना का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करें। चलिए, ये एक बात तो सामने आई सर। चलिए, सब्जी दुकान को खोलने का परमिशन दे दिया गया है, वो भी कुछ समय के लिए खोलने के लिए बात कही गई है। लेकिन आम दिनों में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि जो आम दिनों में सब्जी मार्केट से बचा हुआ जो कचरा होता था उसको वो फेंक देते थे। उसके फेंकने से जो मवेशी हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, जो बाहर घूमते रहते हैं, तो उनके खाने के लिए वो व्यवस्था हो जाता था प्रॉपरली। जो गुपचुप ठेले होते थे, जो होटल्स होते थे, तो जो भी बच गया सामान उसको बाहर रख देते थे, तो उसको मवेशी खा के अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन जब से ये कर्फ्यू लगा है तब से, अब चूँकि होटलें खुल नहीं रही हैं, गुपचुप के ठेले खुल नहीं रहे हैं, तो वो जो सामान उनको जो मिलना था मवेशियों को, अब वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए। क्या लगता है जिया सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? हाँ, सोचना चाहिए। निश्चित जानवर की व्यवस्था के बारे में कोई प्लान ही नहीं बनाया गवर्नमेंट ने। और हम अगर ग्रामीण एरिया में हैं तो इतना स्पेस है कि जानवर जी सकते हैं। लेकिन अगर वो शहरी एरिया में जानवर होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पत्ती लाना या उनके लिए चारे का इंतज़ाम करना, दाने लाना, या बहुत छोटी जगह में उनको बंद रहने देना, खुलने का मौका ना देना, या उसके पीछे नहीं चलना। शासन ने इसके लिए नहीं दे पाया ध्यान, या दिए होंगे तो हमारे स्तर तक अभी जानकारी नहीं आ पाई या उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। ये तो कमी हुई है। चलिए, ये कमी हुई थी, ये इसके लिए सोचना चाहिए था। चलिए ठीक है। मोदी जी जैसे 5 तारीख को उन्होंने कहा, मतलब 22 तारीख को उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे अपने घर के मुंडेर पर आएँ, ताली बजाएं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस बीमारी के रोकथाम के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं। ये बात तो उन्होंने पूरे नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे वो टीवी पे आकर उन्होंने कह दिया। कहीं आपको कुछ कमी लगी उनके उद्बोधन में? क्या उनको कुछ ऐसा ऐलान करना था कि जो छुटकर व्यापारी हैं या जो दिहाड़ी करने वाले जो मजदूर हैं, जिनका जीवन यापन पर डे मजदूरी करके कटता है, उनके लिए कुछ ऐसा ऐलान करें कि आप घर पर ही बैठें और जो दिहाड़ी आपको मेहनत करने के बाद मिलती थी वो दिहाड़ी अब हमको हमारे द्वारा दिया जाएगा? ऐसा कुछ कमी लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये निर्णय लेने में बहुत जल्दी किए और इस गंभीरता को बिल्कुल सोचना था, क्योंकि देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो उनके सर्वे में ऑलरेडी होगा, लेकिन फिर भी क्यों निर्णय नहीं लिए वो जाने। दूसरी बात ये कि दिल्ली जैसे जगह में निर्णय लिया गया है और उनका राशन उनके घर तक पहुंचाने का प्लान बना है। राजस्थान के बारे में भी सुनने में आया, और आगे अगर और दिन भी लॉकडाउन रहा तो हो सकता है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आम लोगों के लिए निर्णय बहुत फास्ट हो गया ये। लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे हैं, यहाँ तक कि राशन भी नहीं ले जाते हैं, शाम को पेमेंट करते हैं रिक्शा चलाने वाला, उसके बाद घर राशन लेके जाता है। ये एक बड़ी चीज़ है। चलिए, कई राज्यों में तो घोषणा कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक इस प्रकार की घोषणा नहीं करी है। चलिए, ये तो बात हुई सर दिहाड़ी करने वालों की। अगर हम बात करें, जैसे ही ये जानकारी आई थी कि लॉकडाउन होने वाला है, पूरा देश लॉकडाउन होने वाला है, कई जो सक्षम लोग थे वो ये मैसेज फैलाना शुरू कर दिए थे। ऐसा वायरल हो रहा था मैसेज कि आप महीने भर का 2 महीने का सामान अपने घर पे भर लें, इसलिए क्योंकि आपको दुकान नहीं मिलेगा और स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। ये करके त्राहिमाम स्थिति बन गई थी। लोग अपने घरों में 1-1 महीने का 2-2 महीने का राशन भर रहे थे, जिसको लेकर फिर प्रशासन को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति हम नहीं बनाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि इससे कितना फ़र्क पड़ा है? क्या लोग जो महंगाई है या जो कालाबाजारी है उसको बढ़ावा कहीं ना कहीं मिला है इस चीज़ से? बिल्कुल बिल्कुल, वो सीधा सीधा एक सिग्नल था उन व्यापारियों के लिए जो कालाबाजारी करते हैं। वो एक सिग्नल आम आदमी के लिए नहीं था, क्योंकि आम आदमी के पास तो 1 हफ्ते का राशन लेने का कैश पैसा ही नहीं है, तो वो तो ले नहीं सकता 1 हफ्ता के लिए। बल्कि वही व्यापारी लिए हैं जो महीने भर का सामान इकट्ठा कर सकते हैं, और रेट मार्केट में आप जाकर पता कर सकते हैं। ग्रामीण एरिया में, शहरी एरिया में के सामानों का रेट बहुत बढ़ा हुआ है,
लोग 60 रुपए किलो भी टमाटर खरीदे हैं। ऐसी स्थिति बनी है। हम जो दूध खरीदते थे उसके 2 गुना रेट में हमने दूध खरीदा। ऐसी स्थिति बनी है। चलिए, मतलब सामान अब आवश्यकता से ज़्यादा महंगे हो गए थे। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक पत्रकार हैं, उस क्षेत्र में लगातार आप घूमते रहते हैं और अभी भी कोरोना के कर्फ्यू लगने के बाद भी आप उस क्षेत्र में घूमे हैं। पुलिस वालों की मेहनत आपने देखी है, पत्रकारों की मेहनत आपने देखी है, जो मोबाइल दुकान वाले हैं, जो आपके सब्जी मंडी वाले हैं, फल दुकान वाले हैं, उनकी मेहनत आपने देखी है। क्या कहेंगे, कितना उनके द्वारा मेहनत किया गया और कितना उसमें उनका मेहनत रंग लाया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कि अधिकारियों की बात हम करें तो लगातार हमारे क्षेत्र में एसडीएम सर और कलेक्टर, हमारे मुंगेली कलेक्टर के निर्देशानुसार सारे अधिकारी जो हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि बीते दिनों हमने देखा कि एसडीएम लोरमी के एसडीएम रुचि शर्मा जी हैं, जो खुद ही लाउड स्पीकर लेके और अपने कर्मचारियों को लेकर आम जन को ये सब सुझाव दे रहे थे कि घर से बिना काम के बाहर निकलना नहीं है, और जब भी निकलना है तो किसी को स्पर्श नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रखना है, और ज़्यादा समय अपने घर पे ही व्यतीत करना है। और आज ही हाल की बात अगर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ईश्वर साहू जी ने बताया कि पथरिया हम आए हुए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पथरिया की एसडीएम, तहसीलदार और वहाँ के नगर अध्यक्ष और कर्मचारी, साथ में पुलिस विभाग की सारी टीम आम जनता को प्रेरित कर रही थी और फल दुकान वाले को समझाइश दे रहे थे कि सही रेट पे ही लोगों को सामान देना है और रेट से बढ़कर सामान नहीं देना है, और शाम 5 बजे तक के बाद आपको दुकान बंद करके आपको घर तक के भी सप्लाई देने का काम आप लोगों की जिम्मेदारी है और आपको ये निभाना है पूरी तरीके से। तो इस प्रकार से जो निर्देश जारी हुए हैं और जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए, आमजन के लिए जो काम कर रही है, वो बहुत ही अच्छा काम है। और हमने देखा कि सरगांव क्षेत्र में थानेदार के द्वारा भी लोगों को हाईवे रोड में, रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे है, वहाँ पे लोगों को कार से रुकवा के उनको समझाइश दिया गया। उनको बोला भी गया कि साथ में भी आप अगर काम नहीं है तो आप जबरन घर से निकलिए नहीं, और उनको बाकायदा हाथ को उनका सैनिटाइज कराया गया और साथ में उनको ग्लव्स लगाने की बात भी कही गई और उनको मास्क लगा के भी मार्केट में बाहर निकलने को कहा गया। और ये देखा जा रहा है कि सर क्षेत्र में सारी तरफ से जो हमारे जो अधिकारी हैं खास करके, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और इसमें आम जनता को पूरा सहयोग देना चाहिए। जैसे पूरा सहयोग देना चाहिए, आपने कहा ठीक है। लेकिन जिन दुकानों को खोलने का जो परमिशन दे दिया गया ईश्वर जी, जैसे कि आपका मोबाइल दुकान हो गया, मेडिकल स्टोर्स हो गए, फल दुकान हो गया, सब्जी दुकान हो गया, डेयरी फार्म्स हो गए, तो इनको जो खोलने का आदेश दे दिया है गवर्नमेंट ने, कुछ समय के लिए आप खोल सकते हैं। लेकिन स्थिति इतनी भयावह हो जाती है क्योंकि लोगों को चीज़ें उस सुलभ अवस्था में नहीं मिल रही हैं। जब दुकान अचानक से खुलता है तो वो बातों को भूल जाते हैं कि हमको 5 की संख्या में जाना है, कि हमको दूरी मेंटेन करना है, मास्क लगा के जाना है। वो अचानक से उस दुकान में पहुंच जाते हैं और पूरा भीड़ हो जाता है। क्या कहेंगे, इसमें प्रशासन की कमी है कि कुछ जनता के अंदर में भी सोच समझ आनी चाहिए? जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। प्रशासन शुरू से ही कह रही है कि जो प्राइमरी स्टेज का जो प्राथमिक आवश्यकता है पब्लिक लोगों का, जैसे अपना दूध हुआ, खाद्यान्न की दुकान हुआ, सब्जी हुआ, ये पूरी तरह से खुली हुई है। और जहाँ तक अपन रेट की बात करें तो प्रशासन इसमें भी सक्रिय है, रेट भी ऊपर नहीं है। और इसमें अपन जैसे बोल रहे हैं कि भीड़ लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है करके, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी खुली छूट है, किराना दुकान और अपने सब्जी फल जो रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो पूरी तरह खुली हुई है। खुली हुई है, लेकिन जनता को भी होना चाहिए कि थोड़ा सा अवेयरनेस खुद के अंदर लाए और वो भीड़ ना करें, एक एक करके सामान ले लें, दूरी मेंटेन करें। चलिए, आप अभी उप सरपंच के पद पर भी हैं अपने क्षेत्र से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर आप लोगों के ग्राम पंचायत में जो काम होने थे, उन कामों के पैसे पर या उस काम पे कोई फ़र्क पड़ा है क्या? काम कहीं पे रुका है क्या, या कहीं से बिल पास नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है क्या? जी, क्या है, मैं ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ पड़ियाई से, और हमारा सचिव झुलना कला में रहता है, और सरपंच, सचिव और ग्राम पंचायत के सब पंच मिल कर के ग्राम पंचायत में बैठ कर के मीटिंग करते हैं, उसमें कुछ प्रस्ताव पास करते हैं, उसके बाद पेमेंट वगैरह निकलता है। तो कोरोना के माध्यम से दूसरे गांव में वो रहता है सचिव, तो वो यहाँ नहीं आ पाता वो, इसलिए कुछ तो तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। ये जल्दी से जल्दी अगर प्रशासन ऐसी सक्रिय रही और हम लोगों में ऐसी जागरूकता रही
तो जल्द ही ये ठीक किया जा सकता है। इसका निराकरण हो जाएगा। जी, मेरा सवाल आपसे पूछने का मतलब ये था, क्योंकि हमारे जब पत्रकार बंधु जब घूमते हैं और जब हमारे विज्ञापनों का जब पैसा अटका हुआ होता है और जब हम बिल देते हैं उनको, तो वो यही कहते हैं कि कोरोना है इसलिए ना पैसा आ रहा है ना कोई काम मिल रहा है हमको। कितनी सच्चाई है इसमें? जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी सच्चाई है? जो सरपंच हैं, जो उप सरपंच हैं या पंच हैं, ये क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं क्या कोरोना को लेकर? नहीं, ऑफिशियल काम नहीं हो रहे हैं, ये सच बात है। ऑफिस के सारे काम रुके हुए हैं, क्योंकि ऑफिस में इमरजेंसी काम के सिवा तो कोर्टों को भी रोक के रखा गया है। तो निश्चित है कि ग्राम पंचायत के अधीन जो आते हैं ऑफिस, सचिवालय या ग्राम पंचायत में बैठना या सीईओ के पास बैठना, ये सारे काम पेंडिंग में है। तो इनका नया सत्र भी चालू हुआ है, नए सरपंचों के, पंचों के, नए सचिवों का पदभार भी है। तो अभी वो काम तो मेरे ख्याल से कई जगहों की सुनने में आता है कि सरपंचों को शपथ और पावर नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला है। मतलब शपथ भी नहीं दिया गया है, तो फिर तो फंडिंग के लिए तो दिक्कत होगा। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिली क्या क्षेत्र में? जब आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कोरोना को लेकर बहुत सारे काम आपके क्या पेंडिंग चल रहे हैं क्या? ऐसा कुछ देखने को मिला? देखिए, यहाँ पे जैसे कि वायरस के वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि क्षेत्र में सारे अधिकारी तो फील्ड में ही आम जनता के सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो हम उस कंडीशन पे नहीं सोच सकते हैं कि ऑफिस का कार्य हो, बड़े बड़े ऑफिस जैसे कलेक्ट्रेट के कुछ काम हो, ये सब काम तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। लेकिन हम तहसील की बात करें या फिर जैसे आज हमने तहसील गया हुआ था, तहसील में ही ताला लगा हुआ था और अधिकारी को हमने देखा, तहसीलदार खुद फील्ड में या फिर आम जन के बीच गाँव में घूम रहे थे, वो लोगों को जागरूक कर रहे थे वायरस को लेकर, और तहसीलदार के साथ एसडीएम भी। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी तो थाने में केस भी आना कम हो गया है। जो चोरी का, मारपीट का या फिर गाली गलौज का या जो भी जैसे भी छोटे मोटे जो केस आ रहे थे, वो थाने में भी आना कम हो गया है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि भाई वायरस के कारण में अधिकारी जब हमारे लिए फील्ड में हैं तो काम को कौन करेगा। चलिए एक बात और सामने आई है। ईश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वायरस के चक्कर में क्या चोर तबके के लोग भी डर गए हैं क्या? आप चोरी करना छोड़ दिए हैं क्या? केस कम आ रहा है थाने में? जी, क्या है, जान है तो जहान है। और जब पूरे विश्व डरा हुआ है, पूरे भारत डरे हुए हैं, तो चोर तो डरेंगे ही। और साथ साथ जागरूकता इतनी फैल गई है और गांव में भी शहर जैसे विकास हो गया है, जगह जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है और हमारे क्षेत्र के अधिकारी इतने सक्रिय हैं कि हर 2 घंटे 3 घंटे में उनका बिल्कुल राउंडिंग हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन लोगों पर भी खौफ है और इसीलिए ये चोरी की घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे पास एक सूचना आई थी, कोरबा क्षेत्र की एक खबर थी कि चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे दुकान बंद हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ चोरों के द्वारा मोबाइल दुकान में जाकर चोरी कर ली गई। तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो है कि चोरों को ये रास्ता मिल रहा है, क्योंकि अब सुनसान है सभी सड़कें, लोग अपने घर में हैं, मालूम है कि दुकान के आसपास कोई होगा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या बढ़ावा मिल सकता है? जी, क्या है, जैसे प्रतिशत के आधार पे जैसे बोला जाए तो 100 में 1 जैसे हो जाएगा, तो उसको कई लोग तो क्या है, खाने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते हैं। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। तो कई आदतन चोर रहते हैं, उनको तो नहीं रोका जा सकता और कहीं न कहीं उन लोग पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि सारी जगह, सभी जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है और हमारे शासन प्रशासन सक्रिय है और ये पकड़ में आ जाएंगे उन लोग। चलिए, पकड़ में आ जाएंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एजुकेशन क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करते हैं, कोरोना के को
बहुत सारे स्कूलों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्लासों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। 10वीं 12वीं की बात करें तो उसका परीक्षा होगा बताया जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या लगता है आपको, जिन बच्चों का जो होम एग्ज़ाम होना था उनका जो कैंसिल किया गया है, आगे चल के क्या उनका एग्ज़ाम होगा या फिर उनको अपग्रेड क्लास में अगर नंबर वाला है तो उसको 10वीं में एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा? किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो सकती है आप सोचते हैं? ये कोरोना के कंट्रोल होने पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोल थोड़ा सा लेट और होता है, जैसे अभी मार्च तक का गया है, अगर फर्स्ट वीक और कवर करता है तो बहुत मुश्किल है कि होम एग्ज़ाम हो पाए। और रहा सवाल कि इस नहीं होने से अगली में भर्ती हो जाएगा बच्चा, लेकिन इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होगा। जो बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना होती है और बहुत मेहनत करके परसेंट की लड़ाई लड़ता है, तो वो निश्चित सा उसको बल कमज़ोर होगा, ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, मतलब ये वायरस के ख़त्म होने के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक ये होता है, तब जाके एग्ज़ाम भी पॉसिबल है, और नहीं होने से फिर उनको अपग्रेड क्लास में, लेकिन उसके हानि भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, हम 5 मिनट में अब अपने इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें सामने आ रही थी कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, ये कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का इलाज ये कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था उतना अच्छा नहीं दिया गया है, जिस चक्कर में कई सारे केसेस आए हैं। जैसा अभी हमारी चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि इटली की शायद कोई महिला है, डॉक्टर थी, उन्होंने 134 लोगों का इलाज किया और उसके बाद फिर उसी बीमारी से उनकी खुद की देहांत हो गई। क्या कहेंगे, डॉक्टरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कुछ ज़्यादा होनी चाहिए जो नहीं हो पा रहा है? अभी समय सरकार की कोई कमी निकालने का नहीं है, लेकिन आज नहीं निकलेगी तो कल ये बात खुलकर आएगी, क्योंकि चीन में अचानक ये आपदा आई, ये मुसीबत आई, लेकिन हमारे लिए तो 3 महीने पहले की कंडीशन थी। हम चाहे तो इसको खुद बना सकते थे, जो सुविधाओं की हमारे अंदर अभी कमी है। सुनने में आया मुंगेली ज़िले में 1-2 ऐसी जगह है जहाँ पर मेडिसिन की व्यवस्था, हैंड वॉश वगैरह की व्यवस्था जा रही है या उसके लिए प्लान बनाया जा रहा। और भी सुरक्षा की दृष्टि से जो डॉक्टरों के पास नहीं है, डॉक्टर दूर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट संतुष्ट नहीं हो रहा, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं मारने दिया जा रहा जब तक चेकअप ना हो, तो ये तो बहुत की बात है। लेकिन अभी वो समय नहीं है कि हम अभी कोई सरकार की कमियों को सामने रखें। जी बिल्कुल, अभी सरकार की कमियों को सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी अपनी आपसी समझदारी से उस चीज़ को जितना दूर करने की कोशिश की जा सके उतना सही होगा। चलिए, राजकुमार फिर से चलते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस है, जैसे हमने डॉक्टरों की बात करी कि भाई उनके लिए कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा इंतजाम किए जाने चाहिए। जो ग्रसित लोग हैं, जैसे बाहर से कोई यूपी से, बिहार से, उस आदमी को पहले कहा जा रहा है कि भाई आप अपने आप को पहले इलाज करवाएं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो चाह कर भी इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में वो जो
स्टाफ है या वो जो डॉक्टर्स हैं या वो डर की वजह से वो उस चीज़ को लेते नहीं हैं? क्या लगता है आपको? जी देखिए क्या है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग जो हैं कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि सारे प्रदेश जो गए हुए हैं वो सब के सब वापस आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक केस हमारे नगर पंचायत सरगांव में आया, कल ही किसी का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि बंदा हैदराबाद से कमा खा के आया और उन्होंने अपने आप को बता रहे कि मैंने चेकअप कराया है, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई चेकअप नहीं हुआ है। ऐसा वहाँ के लोगों को कहना है, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं। तो उनको कंटिन्यू वहाँ पे नगर पंचायत के कर्मचारियों को बोला गया, तो उनके द्वारा इलाज नहीं कराया, लेकिन अभी तक इलाज हो कि नहीं हो पाया उसकी बात तो अलग है। लेकिन जहाँ तक हम अपने नगर पंचायत सरगांव की बात करते हैं, मुंगेली की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आम आदमी को अगर सर्दी खांसी का भी है, तो जैसे कि कल मैं हॉस्पिटल गया हुआ था नगर पंचायत सरगांव, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिला। तो हम डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि जो आम बीमारी वाले हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जो बाहर से जो कमान खा के लोग आए हुए उनको अलग लाइन लगा के हमको पहले चेकअप करना है, लेकिन यहाँ पे आम बीमारी वाले सर्दी खांसी सिर दर्द वाले हैं वो आके लाइन लगाए पड़े हुए हैं, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ हो रहा है इनको चेकअप करने के लिए, और इसके वजह से हम बाहर के लोगों को चेकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आम जन से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमें अपनी तत्परता पहले दिखानी चाहिए। अगर हमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो जिनको पहले सीरियस प्रॉब्लम उनको चेकअप कराने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जाके हम लाइन लगा रहे हैं या भीड़ पैदा कर रहे हैं वहाँ पे, तो उससे हॉस्पिटल या फिर सरकार को कुछ होना नहीं है, उसको होना है आम जन को ही होना है। तो इससे अच्छा है कि आम जन जबरन वहाँ पे जाके भीड़ ना लगाए। और आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रूप से कोई छोटी मोटी अगर तकलीफ हो रही है तो ज़बरदस्ती जाकर आप हॉस्पिटलों में भीड़ ना बढ़ाएं, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं और अगर उनको तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल उनको पहले मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति अभी ऐसी है। अगर आप हॉस्पिटल में जाकर जबरन भीड़ अगर पैदा करते हैं तो उससे तकलीफें हमारी ही बढ़ने। चलिए, तो ये तो बात हुई कि हॉस्पिटलों में इस प्रकार की समस्याएं देखी जा रही हैं। जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं वो जानबूझकर ऐसे केसों को लेने से वो कतरा रहे हैं, क्योंकि भीड़ ज़बरदस्ती पैदा हो जा रहा है। स्टाफ की कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा देश वैसे भी समस्याओं से लगातार जूझता रहता है। और क्या कहना चाहेंगे विशेष रूप से आप ईश्वर जी, कोरोना वायरस को लेकर, हमारे देश को लेकर, हमारे राज्य को लेकर, हमारे जिला मुंगेली को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, परसों तक हमारे देश में इनकी मौत की संख्या लगभग 8 थी, उसके बाद बढ़ कर के 12 हो गया है। तो निश्चित ही हमें जो अभी हम लोग वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, उससे बढ़ चढ़ के हमको ये करना चाहिए, जनता कर्फ्यू में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि संख्या इनकी मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें उसका भी संख्या बढ़ता जा रहा है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, संक्रमित होने का। तो निश्चित ही हमको 22 तारीख में जितना सहयोग किए हैं जनता कर्फ्यू में, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और निश्चित ही बाहर से जो आ रहे हैं उसको गांव के कोटवार को या फिर गांव के बीएलओ के माध्यम से प्राथमिक उपचार करवाना चाहिए।
और उसमें हमें ही सहयोग करना चाहिए। हमको निश्चित ही तौर पर जो जिस दुविधा से पूरी दुनिया जूझ रही है, हमारी भारत सरकार जूझ रही है, उसमें हमको सहयोग करना चाहिए। चलिए, भारत सरकार आपने जिक्र किया, इस बात से एक चीज़ और याद आ गई। भारत सरकार भी अपने तरफ से सहयोग करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अगर हम बैंकों की बात करें तो अभी जैसे राजकुमार से हमारी चर्चा हो रही थी तो उसने बताया कि जो बैंक जो अब टैक्स लेती थी, अगर आपके खाते में आवश्यकता से कम पैसा है तो उसका भी वो ब्याज दर लेती थी, ज़्यादा पैसा है तो भी उसका टैक्स वो काट लिया करती थी। लेकिन अभी जैसे सूचना मिली है कि भाई 30 अप्रैल तक उसमें आपका 1 रुपये भी नहीं काटा जाएगा, चाहे आप कितनों बार विड्रॉल करें एटीएम से या फिर कितनों कम पैसा आपके एटीएम में हो। जी सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब सरकार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी रूप में फ़ायदा करने की कोशिश कर रही है जनता की। जी, अगर सिर्फ हिंदुस्तान के की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार थोड़ा सा प्रयास तो कर रही है, लेकिन जितनी बड़ी ये समस्या है उसकी तुलना में अगर कहा जाए तो बहुत कम है। क्योंकि गवर्नमेंट की बैंकें की संख्या आप गिन लीजिए और प्राइवेट बैंकों की संख्या गिन लीजिए तो निश्चित है कि आम जनता का ही है वो थोड़ा सा लाभ उठाया। लेकिन गवर्नमेंट पर्सनली अगर बोलोगे तो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करी है। सिर्फ आदेश करिए, ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है। एक बात और समझ में आया, हम लगातार देखते हैं मीडिया में डिबेट चलते रहता है भारत पाकिस्तान करके, हर चीज़ में भारत पाकिस्तान घुसा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये स्थिति, क्योंकि हमको एक ट्वीट में ये हमारे पास किसी ने पूछा था कि भारत में चलिए कोरोना वायरस का प्रकोप है, ये तो पूरे दुनिया देख रही है किस प्रकार से भारत ग्रसित हो रहा है। क्लास 2 इसमें अभी चल रहा था, वो तीसरे स्टेज पे जाने वाला है भारत की स्थिति परिस्थिति, चौथे स्टेज पे जाएगा तो और स्थिति बहुत विकराल हो सकती है। लेकिन उसने सवाल किया था कि अगर यही स्थिति पाकिस्तान में भी तो होगी, क्योंकि उससे लगा हुआ है, तो पाकिस्तान वाले कैसे इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो और पहले से ही आर्थिक मंदी थी। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? सच तो ये है कि मैं समाचार वगैरह बहुत देखता हूँ, काफ़ी समय मेरा समाचार में, लेकिन ये मुसीबत इस प्रकार की है जो जानी मुसीबत है और पहले से हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो पूरा ध्यान हिंदुस्तान की समस्या पर भी है कि सरकार हिंदुस्तान की क्या फ़ायदा उठा रही है। इसलिए पाकिस्तान में क्या हो रहा, चीन में क्या हो रहा, हम इस पर ज़्यादा चर्चा ना करें या जानकारी इकट्ठा ना करें तो बेटर होगा। और पाकिस्तान निश्चित है कि वो हमसे बहुत कमज़ोर है, तो वो तो और ज़्यादा मुसीबत में आएगा। चलिए, इटली की हम बात करते हैं, क्योंकि इटली में बहुत ज़्यादा ग्रसित लोग थे और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वहाँ की स्थिति। इटली के बारे में और भारत की अगर तुलना करें कितने, चलिए राजकुमार से हम बात करते हैं। जैसे इटली में ये महामारी बहुत तेज़ी से वहाँ पर सर्कुलेट हुई, वहाँ पर एकदम त्राहिमाम की स्थिति हो गई। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनकी मौत होने लग गई, कई डॉक्टर सुसाइड कर लिए क्योंकि वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी सूचना आ रही थी। भारत में जो अब स्थिति है, कैसे इसको देखते हैं कि इटली में ये इतना ज़्यादा प्रकोप वहाँ पर करने में कामयाब हो गया, भारत में कामयाब होगा नहीं होगा? हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम विदेश की बात अपने भारत की तुलना में करेंगे तो मैं ज़्यादा तुलना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि विदेश में जो वायरस फैली है उसका वजह है सिर्फ एक दूसरे को छूने का या संपर्क में आने का। तो हम भारतवासी और ये छत्तीसगढ़ और मुंगेली वासी, हमें अपने आप को ध्यान देना अति आवश्यक है कि हम जबरन घर से बाहर ना निकले, बेवजह के घर से बाहर ना निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो सारे वो उपाय हम अपनाएं जो हमें निर्देश के रूप में दिया
जा रहा है राज्य शासन या केंद्र शासन या फिर मोदी सरकार, जो जिसके द्वारा हमें डॉक्टर के अलावा जो मिल रहा है उसको हम सबको अपनाना चाहिए। और हम विदेश की तुलना नहीं करते यहाँ पे बैठ के, और हमें अपने आप की सुरक्षा पहले करनी है। जैसे हम अपने आप की सुरक्षा करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे रहेंगे, अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ अगर हम समय देते हैं, जो विकराल जो अभी समय चल रहा है उस समय को लड़ाई करने का हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम किसी बाहरी लोगों के संपर्क में ना जाके अपने घर में ही समय बिताएं। कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिनों में ये जब से वायरस ख़त्म होती है तो हम ऑटोमेटिक अपने समय पे आ सकते हैं। चलिए, मतलब ये एक अच्छी बात ये है कि हम तुलना ना करें, लेकिन हम सीख जरूर ले सकते हैं कि जिस स्थिति का सामना वो कर रहे हैं उस स्थिति में हमें जाने की नौबत ना आए। दूसरी बात यह है कि भारत से पहले जब ये 2-3 देशों में जब फैला, चीन में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, तो इन चीज़ों को देखने के बाद भारतीयों ने सीख ली और उसके बाद फिर हमने वो सारे सुरक्षा के इंतजाम करने शुरू कर दिए और सभी चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। हो सकता है इसलिए हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। जैसे हमने जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद से लगातार हम 31 मार्च तक अभी कर दिए हैं कि कर्फ्यू की स्थिति बनी रहेगी, घरों से ना निकले, तमाम प्रकार की चीज़ें हम कर रहे हैं। इससे काफ़ी हद तक क्या लगता है आपको, हम मतलब कामयाब हुए हैं इसको रोकने में, और ज़्यादा सर्कुलेट हो सकता था स्थिति और गंभीर हो सकती थी? जी, क्या है इसमें, हम अगर चाहें तो जैसे भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बोला गया है कि जनता कर्फ्यू, तो हम सेल्फ अपने आप को एक को डिपेंड करके अगर बोलें तो एक एक करके अपना स्वयं रक्षा करेंगे, स्वयं नहीं जाएंगे तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी। किसी दूसरे को हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप के, अपने परिवार के, अपने घर की स्वयं रक्षा करें, कहीं बाहर ना जाएं और विशेष ज़रूरत पर ही बाहर जाएं। ऐसी पूरे भारत भर के लोग अगर समझें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आगे बढ़ सके, ये एक दिन भी यहाँ पर सरवाइव कर सके। क्योंकि अगर हम अब स्थिति ऐसी हो गई है सर कि इसमें ना मिलिट्री कुछ कर सकता, ना डॉक्टर्स कुछ कर सकते, ना साइंटिस्ट कुछ कर सकते। हमारी लड़ाई हमें स्वयं को लड़नी है और सबसे सशक्त कारगर हथियार ये है कि हम घर से निकले ही ना और दूसरे के टच में, संपर्क में आए ही ना। हालांकि आप संपर्क बनाए रखें, फ़ोन से संपर्क बनाए रखें, ट्विटर है, सोशल मीडिया सभी चल रहा है, उसके थ्रू आप संपर्क बना के रख सकते हैं, लेकिन घर से ना निकलें, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है और इसी से हम इस खतरनाक बीमारी को मात दे सकते हैं। चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? जिया सर। हमला हमारे यहाँ इतनी भयानक स्थिति में नहीं हुआ है जितना दूसरे देशों की में हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के मामले में चीन में सुने हैं कि कितनी हॉस्पिटलों को 6 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर बना के रख दिया गया था। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति अभी कहीं पर भी नहीं हुई है और हमला उतनी स्पीड से अगर हमारे यहाँ होता तो शायद हम भले शायद संभलने लायक नहीं होते, लेकिन बहुत हल्के स्तर पर है। निश्चित हम इस लड़ाई को जीतेंगे, बस सरकार का मार्गदर्शन बना रहे और जनता का जैसा लगभग 90% सपोर्ट मिल रहा, सरकार के जो भी आदेश हैं उसको फॉलो कर रही है जनता। सरकार भी कुछ अपने लिए थोड़ा सा अपने प्लान को बढ़ा लेती जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए होती, जैसा कि दूसरे देशों ने लड़ा है, जैसे कि दवाओं के रूप में, ग्लव्स के रूप में और मास्क के रूप में और पूरा एक कोट पहन हैं उस रूप में। हमने तो यहाँ वैसी स्थिति अभी नहीं देखी। चलिए, तो जैसा मास्क की बात की आपने, वो ग्लव्स की बात करी, तो उसकी तो बिल्कुल कमी देखी जा रही है क्योंकि हम खरीदना भी चाहते हैं तो वो नहीं मिल रहा। जैसे आप कल रायपुर गए हुए थे, आपने बताया वहाँ पर आपने खोजने की कोशिश की, खरीदने की, नहीं मिला। चलिए, जाते जाते आप क्या
कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेके? जी जी, हमारे छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर, और मैं कल गया था रायपुर। तो जैसे जनता कर्फ्यू तो पूरा मेरे ग्राम पड़ियाइन से रायपुर तक देखने को मिला, एक कप चाय नहीं मिला कहीं पर। और हर मेडिकल स्टोर में मैं गया, कहीं पर भी किसी भी कीमत पर एक भी मास्क नहीं मिला मेरे को। तो ये व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए था, क्योंकि कोई भी दवाई का ज़रूरत किसी भी समय कभी भी पड़ सकता है। ये मास्क ऐसी चीज़ है तो हमेशा डॉक्टरों के पास या अस्पताल में उपलब्ध रहता है, हर मेडिकल में उपलब्ध रहता है। लेकिन कल किसी भी कीमत पर कहीं कोई भी मेडिकल, कम से कम 10 मेडिकल स्टोर में ट्राई किया, आते आते सिमगा, नांदघाट सभी जगह ट्राई किया, कहीं पर भी एक भी मास्क नहीं मिला। तो ये मानूंगा मैं कि ये कुछ कमजोरी है, कमी है। जी जी, ये सैनिटाइज़र की सुविधा होनी चाहिए, सहजता से मिलनी चाहिए, मास्क मिलने चाहिए, ग्लव्स मिलने चाहिए। चलिए ठीक है। तो अच्छा, आप रायपुर गए थे, घूमने तो नहीं गए थे सर? पत्रकार के हैसियत से गए हुए थे या घूमने आप गए हुए थे क्या? जी नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था एक्चुअली में, दवाई के लिए मेरा डेट था, इसीलिए गया था। और साथ साथ मैंने देखा, ये अनुभव किया कि जनता कर्फ्यू लगभग 100% सफल रहा, कहीं पर कोई चलिए, मतलब नज़र नहीं आया। दवाई लेने, हमारा पूछने का तात्पर्य भी यही था, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हम खुद भी ना निकले घूमने के लिए, हमारी जब बहुत आवश्यकता हो तभी हम बाहर निकले। चलिए राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते कोरोना वायरस को लेकर? आप पत्रकार हैं, हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा जवाब दें, लोगों को संतुष्ट करें। जी देखिए, जहाँ तक के भी वायरस से जो जूझ रहे हैं हम, लगभग हमको एक हफ्ता होने जा रहा है, समझ लीजिए 22 जनवरी से लेकर 31 तक के लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है हमारे प्रदेश में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। जो लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग थे, जैसे कि अपन गुपचुप ठेला की बात करते हैं, पान ठेला की बात करते हैं, छोटे मोटे दुकानदार हो गए हैं क्षेत्र में, जो अपने जीवन चलाते थे रोज़ काम करके, रोज़ खाने वालों के लिए। तो उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन, मैं बता दूं, अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन सरकार जो है 2 महीने की राशन उनको देने की अपील कर दी है, जो अप्रैल महीने में 2 महीने का राशन देने का घोषणा किया है। 2 महीने का एक साथ देने वाले हैं। और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्कूल हो गया या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बच्चे जो मध्याह्न भोजन के में अपना भोजन करते हैं, तो उनको भी दाल और चावल उनके हिस्से के अनुसार देने का बहुत बड़ा फैसला किया है। तो मैं आम जनता को बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जिनके घर में राशन नहीं है, वो राशन को लेकर चिंतित तो होंगे ही, क्योंकि वो हर रोज़ कमाते थे, फिर राशन लेके घर में जाते थे। उनके लिए राज्य शासन के द्वारा ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। और साथ में ही और जो बिजली बिल को लेकर है, वो बिजली बिल में भी कहीं ना कहीं राहत दिया गया है। ये तमाम बातें जो हैं, और मैं आम जनता से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, अपने मुंगेली वासियों से और अपने रमझाजर चैनल के दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस कठिनाई के समय में या क्या बोलते हैं उसको, विपत्ति के समय में अपने ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहें, बेवजह अपने घर से निकले नहीं। जो हमें आदेश किया जा रहा है राज्य शासन के अनुसार से हमारे सुरक्षा के लिए, और हमारे लिए जो अपील कर रहे हैं उसे हम पूरी ईमानदारी से निभाएं। और जितने भी छोटे मोटे दुकानदार जो अपना दुकान बंद करके हमें सहयोग
प्रदान कर रहे हैं, हमारे देश को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और लगातार हम सहयोग बनाए रखें, एक दूसरे के सहयोग बनाने से ही इस वायरस से हमें निजात मिल सकता है। धन्यवाद। चलिए, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक आम जनमानस के बीच में देखी जा रही हैं, समझी जा रही हैं। राजकुमार यादव हमारे साथ उपस्थित थे, जियाउद्दीन खान सर हमारे साथ उपस्थित थे, ईश्वर साहू हमारे साथ उपस्थित थे। हमने सरकारी सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, इनके बारे में भी जानकारी निकाली कि भाई किस प्रकार की स्थिति कोरोना को लेकर चल रही है। हमने एजुकेशन सेक्टर की बात करी, जियाउद्दीन सर ने बताया बखूबी कि किस प्रकार से स्थिति परिस्थितियां हो सकती हैं और कब तक इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये उन्होंने अपने हिसाब से बताया। राजकुमार ने भी अपनी बातें रखी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमारे लिए कोशिशें की जा रही हैं। जो आम जनमानस है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आंगनबाड़ी के बेसिस पे वो टिके हुए रहते हैं, जो केवल आपके राशन कार्ड से जो मिलने वाली जो सामग्री है उसके बेसिस पे वो रहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। बहरहाल जाते जाते हम आपसे कहना चाहेंगे कि बेशक दुकानों को बंद रखिए, आवश्यक जो जिन चीज़ों को सरकार ने लीगल किया है कि आप उन चीज़ों को खोल सकते हैं, आप उन्हीं को खोलिए। लेकिन जो आम रहवासी हैं, जो अपने घरों में ताला लगा रखे हुए हैं क्योंकि उनको भी घर से बाहर नहीं निकलना है, तो इस समय आवश्यकता है जो बाहर में आपके गाय हैं, बैल हैं, भैंसे हैं, जो सड़कों पर चलते रहते हैं, बेशक उनसे हमको तकलीफ़ें हमेशा होते रहती हैं, हम लगातार उनके बारे में बात करते रहते हैं कि भाई इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता और वो फिर भी सड़कों पर ही घूमते रहते हैं। उनको सामान मिल जाता है दुकानों से, होटलों से, वो खाकर जीवित रह लेते हैं। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको खाने पीने के लिए कहीं से कुछ भी चीज़ नहीं मिल रहा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपने घर के बाहर में जो रोटी बच गया, जो चावल बच गया, उसको कम से कम अपने घर के बाहर छोड़ दें, ताकि जो मवेशी हैं, जो आपके खाने के ऊपर वो जीवित रहते हैं, तो वो उनको जीने में, क्यों सर, क्या लगता है आपको ये करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हम उसके लिए विशेष बचाकर थोड़ा सा उसको भी दें ताकि वो जीवित रह सके, जिनकी आदत पड़ी हुई है। जी, तो जिनकी आदत पड़ी हुई है तो वो जीवित रह सकें, ये एक अच्छी बात है। तो ये पहल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन जो आता है उसको क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसी प्रकार की चीज़ों को लगातार लेकर आते रहते हैं, नए नए समाचार से आपको वाकिफ करवाते रहते हैं। तो चैनल के साथ बने रहें। मैं हूं पुखराज सिंह, मेरे साथ थे राजकुमार यादव, जियाउद्दीन खान, ईश्वर साहू। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 31 मार्च तक किया है। इस दौरान धारा 144 रायगढ़ जिले में लागू रहेगा। धारा 144 के दौरान किसी तरह से बाहर नहीं निकलने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान जनता कर्फ्यू भी अनवरत चलता रहेगा, जिसका असर पूरे बरम क्लब विकास खंड में भी देखने को मिल रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक अमला
और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हव कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैलत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सब से अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें। एक व्यक्ति जाए और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। कार्यक्रम है सामान्य परिचर्चा और आज हम चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं ईश्वर साहू जी। ये छत्तीसगढ़ पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे साथ जियाउद्दीन खान हैं, ये सचिव हैं छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन के, साथ ही साथ इनका स्कूल भी है। कोरोना का असर मुंगेली कोर्ट में, अब जमानत, अग्रिम जमानत और अति आवश्यक मामलों की ही होगी सुनवाई। मोदी जी की अपील पर साउंड फ्रीक्वेंसी से कोरोना भगाने संस्कारधानी व धर्मनगरी में जनता ने बजाई ताली और थाली। कोरबा जिले में नहीं लॉकडाउन का हालत, कर्फ्यू में आंशिक ढील, शादी और रैली जुलूस पर जारी रहेगी रोक। सुकमा नक्सली मुठभेड़ में लापता 17 जवान शहीद, घटनास्थल पर ही मिले शव। आरंग जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा शहर बंद, फायदा उठाए चोरों ने, मंदिर में चोरी करने वाला युवक पकड़ा गया। राजधानी रायपुर में विदेश से लौटे लोगों से अपील, 104 पर दें जानकारी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर पीसीसी ने प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस कार्यालयों को 31 मार्च तक किया बंद। कोरोना का कहर, छत्तीसगढ़ में जनता कर्फ्यू के दौरान पार्टी देना दूल्हे के पिता को पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। रायपुर जनता कर्फ्यू के दौरान जब नहीं मिला आने जाने का कोई साधन, तो मदद करने के लिए आगे बढ़े राजधानी के युवक। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर व्हाट्सएप में फैलाई अफवाह, 2 हुए गिरफ्तार। प्राथमिक शाला के बच्चों को 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चों को 6 किलो चावल और 1200 ग्राम दाल देने का मुख्यमंत्री ने किया निर्देश। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई 2020 के चावल के साथ नमक और शक्कर भी एक मुश्त वितरण अप्रैल 2020 में करने के निर्देश जारी। निम्न दाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक, हाफ रेट पर बिजली बिल योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ। कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमलों को विशेष भत्ता देने का राज्य सरकार का बड़ा फैसला।
प्रदेश के नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी गई है। मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल होने के बाद प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जनता कर्फ्यू का ऐलान 31 मार्च तक किया है। इस दौरान धारा 144 रायगढ़ जिले में लागू रहेगा। धारा 144 के दौरान किसी तरह से बाहर नहीं निकलने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सेवाएं पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान जनता कर्फ्यू भी अनवरत चलता रहेगा, जिसका असर पूरे बरमकेला विकासखंड में भी देखने को मिल रहा है। और कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक अमला और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हव कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैलत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें। एक व्यक्ति जाए और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है।
नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। आज 25 तारीख को हम अभी मेन हटरी बाज़ार बिल्हा में उपस्थित हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है, सब्जी मंडी जो है, वह सरकार के द्वारा आह्वान किया गया है कि यहां पर 3 बजे तक ही, 9 बजे से 3 बजे तक खुलना चाहिए। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है तो लगभग 4 बजने वाली है और जितने भी यहां पर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जो आए हैं उन लोग भारी लापरवाही कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखा, आप देख सकते हैं इधर पूरा भीड़ को, इतनी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कोई समझदारी नाम से किसी का काम ही नहीं कर रहे हैं। पूरा नगर पंचायत के अधिकारी भी कई बार समझा के चले गए हैं, एसडीएम महोदय बिल्हा भी यहाँ से समझा कर चले गए हैं, पुलिस प्रशासन समझा कर चले गए हैं, पर भी से यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है नगर पंचायत अध्यक्ष नानक रेलवानी, उससे बात करेंगे। तो नगर पंचायत उपाध्यक्ष बोले जी, बात करेंगे, बताएंगे अभी तक मार्केट खुला है उसके बारे में। जब से जन कर्फ्यू लगा है तब से पहली बार बिल्हा में बाज़ार भरा था। पब्लिक को, नागरिकों को, जो कोचिया सब्जी लाते हैं दूर दराज गांव से, उन्हें पूर्णतः रूप से मालूम नहीं था। बाकी शासन द्वारा, पुलिस द्वारा, सीएमओ द्वारा, अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी, किंतु आनन फानन में बाज़ार ख़त्म हो गया। 3:30 बजे तक लगभग बाज़ार उठ चुका था। आज से सभी सब्जी विक्रेताओं को और ख़रीदारों को सूचना विधिवत दी जाएगी कि 11 से 3 बजे तक आप सब्जी बेचें और खरीदें। क्या इन लोग को पहले से सूचना दिया गया था, नहीं दिया गया था नगर पंचायत द्वारा? अब ये तो सीएमओ बताएगा। अभी सीएमओ 2:30 बजे ही चले गया बिलासपुर, उसके बारे में क्या कहना? मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा सीएमओ गया, आप पता कर लीजिए। प्रतिनिधि है अभी फिलहाल लगभग 4 बजने वाली है, लगभग कुछ दुकानें अभी तक खुली नहीं, 3:30। ये तो दैनिक है, दैनिक है और दूर दराज से लोग आते हैं। क्या है कि बड़े लोगों को सब्ज़ी आसानी से, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए जैसे आलू महंगा हो चुका है और सब्जियां, दालें महंगी हो, जो टमाटर 10-15 रुपये हो जाता है, चटनी सब्ज़ी बना के खाने के लिए तो इतना ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 15 मिनट कोई लेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे नियम से की कड़ाई से बरती जाएगी। आप अभी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या रीज़न है? मास्क लगाया था, मास्क पूरे मिल भी नहीं, मैं रुमाल बांध के आया था। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, तो क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जय जोहार संगी हो, मैं देव गोस्वामी रमझाझर होली के एक कार्यक्रम में आप सबके स्वागत करत हूँ। आप सब एक कार्यक्रम में बने रहो। रमझाझर चैनल के ला सब्सक्राइब करे ला झन भूल हो और साथ ही साथ घंटा दबाएला मत भूल हो। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, और कोरोना वायरस फैला हुआ है, ज़्यादा रंग लगाने का नहीं। मैं आप सभी के ला कवि मन से परिचय करावा था। हमारे बीच बैठे हुए हैं डॉक्टर अजीज रफीक, जो अजीब गरीब है, कविता बोले नहीं और लोगन हंसे लगते। और एकरे बाजू में बैठे हवा नंदराम यादव, निशान हमेशा रहते आसान। एकर साथे साथ हमार बीच में हवा निर्मल गुप्त, जेकर हर काम रहते गुप्त। और एकरे साथ हमार कवि हवा महेंद्र यादव, जो गीत गजल कविता से आप सब ला लोटपोट करते और रंगे रंग में बोर दे है, ऐसा कवि न। एकर साथ हमार हवा कवि राम कुमार बंजारे जी, जेकर कविता से चमक उठती है, आपके चेहरा के चमक। और पंडित खोमेश्वर पुरी गोस्वामी है तो ओझ के, लेकिन लिखते खोज के। अब हमारे बीच में आने वाला है सबसे पहली
डॉक्टर अजीज रफीक जो आप ला रंगे रंग में सारा बोर करने वाला है। आप मजा ले और सुनो डॉक्टर अजीज रफीक। रमझाझर होली के इस मंच में मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। तन्हा दरख्त हवाई किला बना बैठे हैं, तन्हा दरख्त हवाई किला बना बैठे हैं कि आपसे वक्त बेवक्त सिला बढ़ा बैठे हैं। वाह क्या बात है। कभी मिल्कियत हकीकत की ढोकर तो देखिए, कभी मिल्कियत हकीकत की ढोकर तो देखिए, जितना हुआ बादल से पानी गिरा बैठे हैं कि वक्त बेवक्त आपसे सिला बढ़ा बैठे हैं। धन्यवाद। आसमानी अंगड़ाई लेने से फ़ायदा क्या है? आसमानी अंगड़ाई लेने से फ़ायदा क्या है? उधार की छतरी लेकर बारिश भिगा बैठे हैं कि आपसे वक्त बेवक्त सिला बढ़ा बैठे हैं। इस अकेली जान की परवाह करें अब कितना, इस अकेली जान की परवाह करें अब कितना, आँख फिरती नहीं क्यों आपसे, आँख फिरती नहीं क्यों आपसे, आँख लड़ा बैठे हैं। वक्त तो रात भी आने से डरती है कि तेरी याद आएगी, रात भी आने से डरती है कि तेरी याद आएगी, सिर्फ तू नहीं आएगी ये आजमा बैठे हैं। कि रात भी आने से डरती है कि तेरी याद आएगी और सिर्फ तू नहीं आएगी यह बात आजमा बैठे हैं। कि किससे हारें कितना, किससे हारें कितना और जीत की बाजी उछालें कहाँ तक, किससे हारें कितना और जीत की बाजी उछालें कहाँ तक, कर्जों में डूबकर भी सिर उठाने की शर्त लगा बैठे हैं। तन्हा दरख्त हवाई किला बना बैठे हैं, आपसे वक्त बेवक्त सिला बढ़ा बैठे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप मन अभी सुने हैं डॉक्टर अजीज रफीक ला। आप हमार अगला कवि के रूप में प्रस्तुत हुआ थे नंदराम यादव निशांत, जेकर हर कविता रही थे आसान और लोगन के मन में झकझोर देते और नरवा झोरका सब लझोर देते। तो आप सुनने वाला हो नंदराम निशांत यादव जी ला। जोरदार तालियों से स्वागत करो। आज के रमझाझर होली के कार्यक्रम में आप मन ला आखर के गुलाल लगाए बर उपस्थित हुए हों। आप जम्मो देखैया सुनैया भाई मन ला होली के गाड़ा गाड़ा बधाई। और ये एक होली के कविता आप मन के सामने में रखत हूँ कि मैं आके रंग पीरित पिचकारी मल्ला मिला लो फागुन, मैं आके रंग पीरित पिचकारी मल्ला मिला लो फागुन, भांग के कटोरा मिठ मिठ गारी मल्ला मिला लो फागुन, कच्चा केरा कस ठाहिल भाटो कुंदरू बरोबर देवरा, बिलई के बानी पोताए जेठानी जेठ जस लागे नेवरा, धन के कनेखी लागे तुतारी मल्ला मिला लो फागुनमा, भांग के कटोरा मिठ मिठ गारी मल्ला मिला लो फागुनमा। और हमार छत्तीसगढ़ी में रंग रंग के व्यंजन होते, एक बानी देखो आप मन के फद के फदुआ कस फद के पकुआ कस घर के भौजी
ऐसा बरोबर सुआरी गुरहा भजिया 1.5 सास लगत है देहरौरी परोसिनकारी तस्मै के थारी लागत है सारी तस्मै के थारी लागत है सारी मल्ला मिला लो फागुन माँ भांग के कटोरा मिठ मिठ गारी मल्ला मिला लो फागुन माँ टिमकी के संग माँ माते नंगारा मांदर के संग माँ मंजीरा नाती के संग माँ माते बूढ़ी दाई बाबा के मन माँ पीरा डाहत डोकराला तन के लचारी डाहत डोकराला तन के लचारी मनला मिला लो फागुनवा भांग के कटोरा मिठ मिठ गारी मनला मिला लो फागुनमा और रंगमा पोता के एक दिखत है कैसे के सब संसार और दया माया के लेके संदेशा आए है फागुन तिहार भेदभाव ला चलना होले मडारी भेदभाव ला चलना होले मडारी मनला मिला लो फागुन माँ माया के रंग पीड़ित पिचकारी मनला मिला लो फागुन माँ भांग के कटोरा मिठ मिठ गारी मनला मिला लो फागुन माँ मनला मिला लो फागुन माँ मनला मिला लो फागुन। आज के ये कार्यक्रम रमझाझर होली में तीसरा कवि के रूप में प्रस्तुत हुआ थे राकेश गुप्त निर्मल जी जिन्हा हर काम ला गुप्त रखते और ये गुप्त जी के बड़ा अलग अंदाज हवा ये आप मन ला अपन ऐसा ऐसा कविता बताही जिन में आप रंगे रंग में बोल दे है और साथ में अपन भाई लता को जोड़ दे। मित्रों, आप सभी का रमझाझर होली में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को रंग भरी शुभकामना देते हैं। मैं राकेश गुप्त निर्मल मुंगेली से। मित्रों, अब हास्य की ये तो गीत गजल भजन तो बहुत कुछ हुआ, कुछ हास्य भी हो जाए। होली में हास्य का जो हुड़दंग नहीं हो तो मज़ा ही कहाँ। अब देखिए, मैं अपन पत्नी से बहुत माया करता हूँ अब माया करता हूँ और मतलब साथ में लेके चलता हूँ, कहूँ भी जाता हूँ साथ में लेके चलता हूँ। अभी भी मैं लेके आया हूँ। अब तुम्हारा नहीं दिखता हूँ तो बात की बात है, लेकिन मैं ये बात के भी अनेक खंडन करूँ और लेके ही नहीं चलाऊँ, बल्कि मैं उन्हें अपन पत्नी ला पहन के चलता हूँ। तुम्हारा आश्चर्य होत हुई तो देखो भाई, मैं एक खंडन करता हूँ, आपके जो भी जिज्ञासा वाला शांत करता हूँ कि भाई पंडित के बाई का होते पंडिताइन, और ठाकुर के बाई का होते ठाकुराइन, डॉक्टर के बाई का होते डॉक्टराइन, और गुरुजी के बाई होते गुरुवाइन, तो बनिया के बाई बनियाइन। अरे भाई, तो आइए एक समसामयिक रचना होली के इस माहौल पे, रमझाझर होली के इस अनोखे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए रचना जुड़ते हैं। अभी लगातार बारिश, पानी, ओले, इस सब को बातों को मैं रचना में रखा हूँ कि मौसम माथे में गुलाल नहीं, मौसम माथे में गुलाल नहीं, दिल में लगाया है गोली। मौसम माथे में गुलाल नहीं, दिल में लगाया है गोली। ऐसे में यारो कैसे मनाए होली, ऐसे में यारो कैसे मनाए होली।
और महंगाई के झौवे पे कोरोना का हवा। महंगाई के झौवे पे कोरोना का हवा। कातर मन में करते ये त्योहारी ठिठोली, ऐसे में यारो कैसे मनाए हम होली। जलाते थे गम कभी खुशियों की खातिर। मित्रों, होली के इस पर्व में साल भर की जो भी बुराइयां थी, जो भी मन में मलाल था, वो सबको होली में हम समर्पित कर देते थे। उसी बात को ध्यान में देते हुए कि जलाते थे गम कभी खुशियों की खातिर। इस बार खुशियां जलाती गमों की टोली। इस बार खुशियां जलाती गमों की टोली। तो बताओ यारो कैसे मनाए होली। और थोड़ा दिल्ली ले चलता हूँ ये दो पंक्ति में कि शाहीन बाग धरने में अब वो भीड़ नहीं। शाहीन बाग धरने में अब वो भीड़ नहीं। लगता है भाड़े की नारेबाजी होली। लगता है भाड़े की नारेबाजी होली। और अंतिम बंद कि बैंकिंग उहापोह से बाजार लगाए गोते। बैंकिंग उहापोह से बाजार लगाए गोते। इधर एटीएम भी रुपया से खेले आंख मिचोली। ऐसे में यारो कैसे मनाए होली। मौसम माथे में गुलाल नहीं, दिल में लगाया है गोली। ऐसे में यारो कैसे मनाए होली। और ये बसंत ऋतु हमारे देश में, विश्व में केवल 2 ऋतु होती है और कुछ जगह 3 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ये हमारा देश सौभाग्यशाली है। ठंडी, गर्मी, बरसात के बाद बसंत, शिशिर, हेमंत, ये 3 ऋतुएं और होती हैं। आइए शिशिर ऋतु का ये शब्द मैंने जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा कि शिशिर बूढ़ा हो चला सूरज कुछ ही ठेलाया है। शिशिर बूढ़ा हो चला सूरज कुछ ही ठेलाया है। अरे मेरे ग्राम के पोर अब बसंत समाया है। शिशिर बूढ़ा हो चला। तो कोयल की कूक लगे बिरहन को ताने। कोयल की कूक लगे बिरहन को ताने। प्रेम युगल अग्नि अब लगी गरमाने। प्रेम युगल अग्नि अब लगी गरमाने। तो कामदेव फिर एक बार शंकर को भरमाया है। शिशिर बूढ़ा हो चला सूरज कुछ ही ठेलाया है। मेरे ग्राम के पोर अब बसंत समाया है। अंतिम अगला बंद है कि देखिए मेरी एक परिकल्पना है कि यानी ये जो टेसू के जो फूल हैं, पलाश के जो फूल, वो इतने दहकते हुए गुलाबी क्यों दिख रहे हैं। एक कल्पना देखिए कि टेसू यूं ही लाल नहीं हुए सजन संग नैन चार। टेसू यूं ही लाल नहीं हुए सजन संग नैन चार। अरे महुए की मद बयार उतरी है अब खार। टेसू यूं ही लाल नहीं हुए सजन संग नैन चार। महुए की मद बयार उतरी है अब खार। तो जिसको पीकर फलराज अमुआ भी बौराया है। शिशिर बूढ़ा हो चला सूरज कुछ ही ठेलाया है। मेरे ग्राम के पोर अब बसंत समाया है।
बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ब्रेक के बाद तुरंत आने का है, कहीं जाने का नहीं, कहीं जाने का नहीं। अभी तक 3 कवि सुन चुके हो। बहुत ही अच्छा कविता प्रस्तुत करते महेंद्र यादव जी, जो गीत गज़ल कविता गाते। ये 4था नंबर के कवि है। ये 4था नंबर के कवि एक नाम से कहा था, एक हर कविता में 4 पंक्ति जुड़े चली थी, जेना लोगन ला ओत प्रोत कर देते अपन कविता से। नमस्कार मित्रों, मैं रामझाझर होली में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई देव गोस्वामी जी ने मुझे मंच में आमंत्रित किया है, तो मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी गज़ल प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुछ अपने शहर के बारे में लिखने का प्रयास किया है, सुनिएगा। लिखने दो मुझे, रोको मत, इस शहर पर लिखना है मुझे। लिखने दो मुझे, रोको मत, इस शहर पर लिखना है मुझे। अमृत हो मुबारक तुम्हें, जहर पर लिखना है मुझे। अमृत हो मुबारक तुम्हें, जहर पर लिखना है मुझे। सर सुनिएगा। प्यार इश्क जुदाई, क्या करूं इस पे लिख लिख के मैं। प्यार इश्क जुदाई, क्या करूं इस पे लिख लिख के मैं। इंसानियत पे गिरते हुए कहर पर लिखना है मुझे। इंसानियत पे गिरते हुए कहर पर लिखना है मुझे। लिखने दो मुझे, रोको मत, इस शहर पर लिखना है मुझे। देखिएगा। चांदनी रातों पर तो बहुत से कलाम हो गए। चांदनी रातों पर तो बहुत से कलाम हो गए। पत्थर तोड़ते गरीब की दोपहर पर लिखा मुझे। अच्छा है। पत्थर तोड़ते गरीब की दोपहर पर लिखना है मुझे। सुनिएगा। स्याही को करूं क्यों मैं जाया, वो भी खारे समंदर पर। खारे समंदर पर क्या बात। स्याही को करूं क्यों मैं जाया, वो भी खारे समंदर पर। जिंदगी को सींचती हुई नहर पर लिखना है मुझे। जिंदगी को सींचती हुई नहर पर लिखना है मुझे।
लिखने दो मुझे रोको मत, इस शहर पर लिखना है मुझे। ठहरना तो है मौत जैसा, हम रवानी की बात करते हैं। ठहरना तो है मौत जैसा, हम रवानी की बात करते हैं। चुपचाप बैठे झील पर नहीं, लहर पर लिखना है मुझे। चुपचाप बैठे झील पर नहीं, लहर पर लिखना है मुझे। लिखने दो मुझे रोको मत, इस शहर पर लिखना है मुझे। आखिरी शेर। लोग कहने लगे हैं ये मुझसे, बदल दे मिजाज अपना। क्या बात। लोग कहने लगे हैं ये मुझसे, बदल दे मिजाज अपना। कलम को सम्मान देना है, इसी बहर पर लिखना है मुझे। कलम को सम्मान देना है, इसी बहर पर लिखना है मुझे। लिखने दो मुझे रोको मत, शहर पर लिखना है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको और शुभकामनाएं होली की। आओ एक बाद हम देखा था राम कुमार बंजारे जी के मैं स्वागत करत हूँ। एक राम कुमार बंजारे जी अपन कविता प्रस्तुति दे है ना। ये है चमक कवि है, जतका एक कविता में चमक रही थे उतके एक चेहरों में चमक रही थी और एक अदा के तो सब कुछ फिदा हवा है। तो आप लोग भी आज रंग में सराबोर करही राम कुमार बंजारे जी। मैं राम कुमार बंजारे आपला रमझाझर होली में स्वागत करत हूँ और एक श्रृंगार की रचना प्रस्तुत करत हूँ। लेवस प्रस्तुत है। मनेंगे सुबर थे तुर रूप कजरेली नैना, तुर मुहनी मूर्तिया मुरगली के मैना। हाय रे ले गए रे मोर दिल के चैना, हाय रे ले गए रे मोर दिल के चैना। देख के लैक दिखस देखनी ऊपर के हंस, रस टपक तोर जवानी कार सुपर के हंस। देख के लैक दिखस देखनी ऊपर के हंस, रस टपक तोर जवानी कार सुपर के हंस। रही रही के मन लालू भाई रे चमकत आईना, रही रही के मन लालू भाई रे मोर चमकत आईना। हाय रे ले गए रे मोर दिल के चैना। फुदकत रैथस कुलकत रैथस, निस दिन चहकत रैथस नैनम रोज झुलथस, नैनम रोज झुलथस। फुदकत रैथस कुलकत रैथस, निस दिन चहकत रैथस नैनम रोज झुलथस। घेरी बेरी मन ना भर माए रे मोर मैया दौना, ले गए रे मोर दिल के चैना। आए रे ले गए रे मोर दिल के चैना।
अगली एक हास्य के पिचकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हास्य के दारू गुटखा के रंग आज हमार संस्कृति और समाज में दारू गुटखा के रंग भी बहुत प्रचलन में आ गए है। तो वही बीच में मैं आप ला हास्य के पिचकारी प्रस्तुत करत हूँ। कभू गुटखा खवैया दारू पियैया ला हंसते। कब? जब दारू पियैया भाई ला भौजी के खूब डांट पड़ते। क्या बात है। कब? जब दारू पियैया भाई ला भौजी के खूब डांट पड़ते। और कहूँ गुटखा प्रेमी भाई के कुर्ता में गुटखा के ललहू रंग दाग पड़ते। तब ओकर बाई है सोच के कही थे, तब ओकर मैडम सोच के कही थे शरम ला बेच खाए है तबे तो गुटखा खाए है। का करबे कचकचहला रात श्री भाई है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। का जादू भरे तोर मुरली में श्याम, का जादू भरे तोर मुरली में। अरे का जादू भरे तोर मुरली में श्याम, का जादू भरे तोर मुरली में। तीनों लोक मुहाय, तीनों लोक मुहाय, का जादू भरे तोर मुरली में। तीनों लोक मुहाय, 14 भुवन मुहाय, का जादू भरे तोर मुरली माँ। बाल बाल सखा मिल होली खेलते हैं, महारास रचाए प्रेम लीला करते हैं। ब्रज गाँव गलियन में, ब्रज गाँव गलियन में होरिक धूम मचाए, होरिक धूम मचाए। अरे का जादू भरे तोर मुरली माँ, अरे का जादू भरे तोर मुरली माँ श्याम, का जादू भरे तोर मुरली माँ। तीनों लोक मुहाय, 14 भुवन मुहाय, का जादू भरे तोर मुरली माँ। एक रोज गोपी रूप धारण करे भोले भंडारी, प्रेम रास में डूबे ब्रज के सब नर नारी। एक रोज गोपी रूप धारण करे भोले भंडारी, प्रेम रस में डूबे ब्रज के सब नर नारी। शोभा वर्णन न जाए, शोभा वर्णन न जाए, का जादू भरे तोर मुरली माँ। एक का जादू भरे तोर मुरली माँ श्याम, का जादू भरे तोर मुरली माँ। तीनों लोक मुहाय, 14 भुवन मुहाय, का जादू भरे तोर मुरली माँ। बहुत बहुत आप मल्ला सादर प्रणाम। हमार बीच में फिर से स्वागत करत हूँ मैं पंडित खेमेश्वरपुरी गोस्वामी। यह दिखब में बड़ा हट्टा कट्टा हवै, लेकिन मांस असल लंबा हवै। अब एक कवि के कविता है, बोलते ओच के लेकिन बोलते कोच के। अपन आप में कहते कवि हो ओच के लेकिन बोलते कोच के। सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम रमजान होली में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि अभी देव भाई संचालन कर रहे हैं और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, तो मैं बता दूं कि मैं मुंगेली से बस थोड़ी दूर डिंडौरी नामक गांव से आया हूं और मुझे पंडित खेमेश्वरपुरी गोस्वामी कहा जाता है। और कुछ रंगों भरी बातें तो सबने की, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि अभी किस तरह से माहौल है कि हम कैसे होली मनाएं। तो इस पर मैं तो कुछ कहना चाहूँ कि पावन प्रेम अगर महकेगा, पावन प्रेम अगर महकेगा तो मन चंदन हो जाएगा। पावन प्रेम अगर महकेगा तो मन चंदन हो जाएगा। नारी राधा हो जाएगी, नर मनमोहन हो जाएगा। पावन प्रेम अगर महकेगा तो मन चंदन हो जाएगा और नारी राधा हो जाएगी, नर मनमोहन हो जाएगा। तन को चाहे जितना रंग लो,
तन को चाहे जितना रंग लो कोई फर्क नहीं होगा, और मन को जिस दिन रंग लोगे, और मन को जिस दिन रंग लोगे, मन वृंदावन हो जाएगा, मन वृंदावन हो जाएगा। अब बात करें इस तरह से कि माहौल किस तरह है अभी होली की, हम किस तरह से होली मनाएं, तो अभी निर्मल जी ने भी अपनी बातें रखी, और वो तो भाई अपनी पत्नी को साथ लेके चलते हैं, बनियाइन पहनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप रंग डालोगे इस होली में, तो आप समझो, अगर देवर जी अगर सोच रहा हो कि भाभी जी तो दिख ही नहीं रही हैं, अगर घर से ना निकले तो आपको तो पता ही है, तो रंग इतना डालो कि बनियाइन भी रंग जाए, ताकि आप भैया के साथ भाभी जी को भी रंग डालो। और देव भाई को तो पूछो ही मत, वो तो संचालन ही ऐसे कर रहे हैं कि उनके संचालन में अब ये कहूँ मैं कि वो मुंह थोड़ी ना चला रहे हैं, वो तो पूरे पिचकारी डाल रहे हैं, पूरे पिचकारी डाल रहे हैं शुरू से ही। क्या बात है। लेकिन मैं बात रखता हूँ उन किसानों की जो अभी मौसम के हाल के कारण होली मनाने में किस तरह से दुविधा हो रही उन्हें, उस पर बात रखते हुए मैं एक छोटा सा रचना पेश करता हूँ, आप गौर कीजिएगा कि होरी कैसे गलिन में खेले कान्हा अब हमारी, कि होरी कैसे गलिन में खेले कान्हा अब हमारी, बिन मौसम जो बदरा बरसे, बिन मौसम जो बदरा बरसे, ओले पड़े हजार री, बिन मौसम जो बदरा बरसे, ओले पड़े हजार री, गेहूं चना सरसों फूल झर गए, अब गेहूं चना सरसों फूल झर गए, बाँचे न अब तुम्हारी, कि होरी कैसे गलिन में खेले कान्हा अब हमारी। भाई मौसम ही ऐसा है। और होली कैसे खेलते हैं कि बच्चे बूढ़े मिलकर खेलते, कि बच्चे बूढ़े मिलकर खेलते, खेलते गांव किनारे, बच्चे बूढ़े मिलकर खेलते, खेलते गांव किनारे, और भर भर रंग परस्पर छोड़ते, भर भर रंग परस्पर छोड़ते, हो गए सब बीमार री, कि होरी कैसे गलिन में खेले कान्हा अब हमारी, लाल गुलाल लाल गुलाल अबीर उड़ाते, लाल गुलाल अबीर उड़ाते, केसर छुटते फुआरी, लाल गुलाल अबीर उड़ाते, केसर छुटते फुआरी, आभूषण बदन सब भीनते, आभूषण बदन सब भिनते, उछाव न बिन आधारी, कि होरी कैसे गलिन में खेले कान्हा अब हमारी, हाथ हिलाए अब सिर धुने, कि हाथ हिलाए अब सिर धुने, फसलों को है बुखार री, कि हाथ हिलाए अब सिर धुने, फसलों को है बुखार री, कि खेमेश्वर रंग कैसे बिसाए, खेमेश्वर रंग कैसे बिसाए, कैसे मनाए त्योहार री, कि होरी कैसे गलिन में खेले, कि होरी कैसे गलिन में खेले कान्हा अब हमारी, कि कान्हा अब हमारी। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप खूब रंग खेलिए, खूब त्यौहार मनाइए, और अंत में जब आप
पूरा कार्यक्रम का आनंद ले लेवें तो आरजे रमझाझर का चैनल सब्सक्राइब करें व साथ में बेल आइकन जो घंटी वाला है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें, हमारे नए नए कार्यक्रम से आप जुड़े रहें। व अब मैं अब तक के जिन कार्यक्रम के संचालन करत रही भाई देव गोस्वामी, अब ओला मैं मंच में सादर आमंत्रित करत हूँ। एला सुना तो आप मन सब जन के बाद के बाद फिर ई हा लगाही आज के फाग माग, मैं सबसे पहले कवि पंडित खोमेश्वरपुरी गोस्वामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए, कविता पाठ के लिए आमंत्रित किए। और अब 4 पंक्तियों से मैं अपने भागवत चालू करता हूं कि प्रीत लगाओ ऐसे कि कोई मीत बन जाए, प्रीत लगाओ ऐसे कि कोई मीत बन जाए, कुछ तुम गुनगुनाओ कुछ हम गुनगुनाएं और ये भाग गीत बन जाए, अरे आगे महीना फागुन के संगी, आगे महीना फागुन के तुम ले लो रंग गुलाल, अरे तुम खेलो रंग गुलाल संगी, आगे महीना फागुन के संगी, आगे महीना फागुन के तुम खेलो रंग गुलाल संगी, आगे महीना फागुन के। अरे मन हो गए है हाल बेहाल, अरे मन हो गए हाल बेहाल रे संगी, मन हो गए हाल बेहाल, और जीव तरसत है गोरी संग खेले बर रंग गुलाल, और जीव तरसत है खेले बर गोरी संग रंग गुलाल के संगी, आगे महीना फागुन के तुम खेलो रंग गुलाल, अरे तुम खेलो रंग गुलाल के संगी, आगे महीना फागुन के। अरे चढ़े टूरी अटारी माँ और चोटी पारे है 4, अरे चढ़े टूरी अटारी माँ और चोटी पारे है 4, और मन भागे है टूरी माँ और मन आगे है टूरी माँ, और खोट हवे रसदार ए संगी हो, आगे है महीना फागुन के, आगे है महीना फागुन के संगी हो, आगे है महीना फागुन के तुम खेलो रंग गुलाल, अरे तुम खेलो रंग गुलाल संगी हो, आगे है महीना फागुन के। अरे मारे अटारी ले नैना के, अरे मारे अटारी ले नैना के, और टूर के नखरा 1000, अरे मारे अटारी नैना के, और टूरी के नखरा है 1000, और तड़पत है और जीव बस छूटे बर बाँचे है संगी, और जीव छूटे बर बाँचे है संगी, तड़पत है देव कुमार कहे जा, तड़पत है देव कुमार और तड़पत है देव कुमार। अरे आगे महीना फागुन के, आगे महीना फागुन के संगी, आगे महीना फागुन के तुम खेलो रंग गुलाल, ए तुम खेलो रंग गुलाल संगी हो, आगे है महीना फागुन के। संगी हो आप हम जम्मू कवि मल्ला झेलो एक लिए धन्यवाद। और यही संदेश के साथ एक संदेश देना चाहता हूँ कि मत खाओ ऐसा चीज़, कि मत खाओ ऐसा चीज़ जेकर से उबस्ते बीमारी के बीज। और यही संदेश के साथ मोर जम्मू संगी मल्ला देव विदा। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय मुंगेली।
खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। कार्यक्रम है सामान्य परिचर्चा और आज हम चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं ईश्वर साहू जी। ये छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही हमारे साथ जियाउद्दीन खान सर हैं, ये सचिव हैं छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन के। साथ ही साथ इनका स्कूल भी है। साथ में हमारे बैठे हुए हैं राजकुमार यादव, ये आरजे रमझाझर के कद्दावर पत्रकारों में से एक हैं। साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन के महासचिव भी हैं, प्रदेश जिला महासचिव हैं। और मैं पुखराज सिंह। तो चलिए, आज का विषय जो है वो है कोरोना वायरस को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कोरोना वायरस आपको मालूम होगा कैसे महामारी के रूप में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किस कदर ये फैलता जा रहा है और शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो अब तक की जो घटनाक्रम जो घटी है, 22 मार्च की बात करें, पीएम मोदी का वो जो अभिवादन था, जो लोगों से रिक्वेस्ट करना था, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। 22 को तो सब पूरा भारत बंद था, उसके साथ ही 23 मार्च की बात करें, आज 24 मार्च हो चुका है, आज भी स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। चलिए हम उनसे बात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस को लेके जो सरकार के द्वारा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, ये किस हद तक, किस तबके के आदमी तक ये चीज़ें जा रही है जानकारी? हम ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो उतना जानकारी नहीं जा पा रही है, क्या लगता है आपको? जी, कोरोना वायरस पूरा आम आदमी तक इनका जानकारी जा रहा है और ये कहना बिल्कुल गलत है कि आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि प्रत्येक गांव में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी सीधा सीधा क्या बोलते हैं उनको, जनता कर्फ्यू के लिए बोले गए हैं, उनका सभी स्वागत कर रहे हैं। और ये स्वयं की रक्षा है, स्वयं की रक्षा के लिए, खुद अपनी जान बचाने के लिए हमारे पूरे देश भर की जनता 22 मार्च को शाम को घंटी बजाए थे और अपने अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। और आज तक ये 31 मार्च तक किए थे और आज विशेष रूप से चारों तरफ समझ लीजिए उनका जो आह्वान है वो अभी तक देखा जा रहा है, लगातार बंद की स्थिति बनी हुई है। चलिए, आपने जिक्र किया कि पीएम मोदी ने जो आह्वान किया था कि आप 5 बजे निकलें 22 मार्च को और अपने छत की मुंडेर पर जाकर घंटी बजाएं, हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जब आपने बात छेड़ दी है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि घंटी बजाने से क्या फ़ायदा हुआ? एक्चुअल में घंटी किसके लिए था? ये एक्चुअल में ध्वनि तरंग जो होता है उनसे कुछ डिफेक्ट, कुछ प्रभाव पड़ता है, तरंग के माध्यम से इनको भगाया जा सकता है। इसलिए शाम को सभी पूरे भारत भर के अपने अपने छत के ऊपर चढ़ के कहीं गली पर, कहीं चौक चौराहा पर ध्वनि नियंत्रण के लिए, ध्वनि तरंग फैलाने के लिए घंटी बजाएं। चलिए, इसीलिए हमने कहा कि जानकारी अभी लोगों तक नहीं पहुंची है। एक्चुअल में उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। चलिए, जिया सर हमारे साथ है, जिया सर से हम बात करेंगे। सर, कोरोना वायरस को लेके किस प्रकार की जानकारी लोगों तक जा रही है, क्या अनभिज्ञता है, प्रशासन किस हद तक कोशिश कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्या कहेंगे आप? कोरोना वायरस के लिए जो जानकारी है जनता तक पूरी जा चुकी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस इंडिया में बाद में आया है। चीन में जो आने की जो घटना पूरे दुनिया में फैली थी, उससे ही हमें पूर्ण जानकारी हो गई थी। अब दूसरा मैटर है कि इससे बचाव का क्या कदम होगा। इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट ने हमें दिशा दिया है और जो सहयोग की उम्मीद करी है, वो जानकारी पहुंचने की थी और वो पहुंची है। और नो डाउट जैसा शासन चाह रही थी सहयोग की जनता से कर्फ्यू की, वो पूरा मिला है, पूरा सहयोग दिया जनता। उसके बाद एक दिन और करने को बोला, उसके लिए भी सहयोग मिला है। और जो गवर्नमेंट या शासन और जो डॉक्टर या जो भी बुद्धिजीवी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ऐसा बचाव करें, ऐसा रहे,
उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है आम जनता की तरफ से। चलिए, मतलब फॉलो किया जा रहा है, जानकारी पहुंच गई है। लेकिन हमारा सवाल इसलिए था आपसे क्योंकि जब हम गाँव की बात करते हैं, अभी शहर में तो कर्फ्यू जैसी स्थिति है, आज भी यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं। लेकिन आज सवेरे की अगर बात करें तो मंडी में जो गाँव वाले थे वो अपना सब्जी लेकर आ गए थे बेचने के लिए। उनको फिर से पुलिस वालों ने समझाया, भेज दिया। कुछ जो मोटरसाइकिल में लोग आ जा रहे हैं उनको ज़बरदस्ती, उनको पहले समझाया जाता है लेकिन वो नहीं मानते हैं, जाने के लिए बाध्य होते हैं, तो उनको फिर कड़े शब्दों में फिर उनको समझाकर घर वापस भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि या लोगों के द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की गलती की जा रही होगी, या तो फिर उनके तक सही तरीके से जानकारी नहीं पहुंची होगी। क्या लगता है आपको? नहीं, जानकारी पहुंची है। ये तो शासन की तरफ से भी है ना कि डेयरी चालू रखें, दवाएं दुकान चालू रखें, दूध वाले को रिसीव करें, दूध वाले को कहा गया कि आप माल सप्लाई देते रहें, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी में सब्जी भी आती है कि सब्जी को डोर टू डोर पहुँचाए, और वो जो घंटी बजाने की और छत पे खड़े होकर ताली बजाने की जो प्रावधान था, वो इन्हीं मेहनत करने वाले जो अपने जान को पे हथेली पे लेकर मेहनत कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए था। चलिए, तो जो घंटी बजाने वाला प्रोसीजर था, तो जैसा आपने कहा कि भाई ये जो पेपर बॉय हैं जो सवेरे पेपर आपके यहाँ छोड़ रहे हैं, जो दूध डिलीवर करते हैं घर में, और जो सामान सब्जी लेकर आते हैं, तो ये सबके लिए वो था। क्योंकि ये देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पहली बार हम उनके लिए सम्मान से खड़े नहीं हुए, उनके लिए हम ताली नहीं बजाए, जिनके लिए अक्सर बजाया करते हैं, जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। इस बार हर एक आम नागरिक जो किसी न किसी तरीके से किसी का सहयोग करता है, हम उनके सम्मान के लिए इस बार घरों से बाहर निकले थे। चलिए, राजकुमार यादव हमारे साथ उपस्थित हैं, पेशे से पत्रकार हैं, अपने क्षेत्र के नामी गिनामी हस्ती हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ देखने को मिला इस कर्फ्यू के दौरान। सरगांव क्षेत्र में, पथरिया क्षेत्र में क्या कुछ उन्होंने देखा? जी यादव जी, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि जनता कर्फ्यू का ऐलान रविवार को 22 मार्च को किया गया था, उसमें सारे जनता हमारे क्षेत्र में सभी ने सहयोग किया। हम मार्केट में निकले हुए थे, सुबह से लेकर शाम तक के वहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिखे, सारे लोग घर में थे। उसके बाद शाम को 5 बजे ताली और घंटी और थाली बजा के लोगों को स्वागत भी किया। जैसे कि जिया सर ने हमें बताया कि जो डिलीवरी बॉय हैं, सब्जी वाले हैं, फल दुकान वाले हैं, जिन्होंने हमें घर तक पहुंच सेवा दिए, कर्फ्यू के दिन हमको जिन्होंने सेवा दिया, उन्होंने तहे दिल से स्वागत के लिए ताली बजाए और बहुत ही अच्छा रहा। और इवन जनता में जागरूकता तो आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक के जो देखा जा रहा है हमारे सरगांव क्षेत्र में की अगर हम बात करें तो रविवार को जैसा स्थिति था उसका विपरीत स्थिति हमको सोमवार को देखने को मिला। लेकिन ये स्थिति नहीं बनना था, जहाँ पे बाजार हाट को तो बंद करवा दिया गया था एक हफ्ते पहले। जब सोमवार का दिन, बाजार हाट का दिन जब आया, तो वहाँ पे हमने देखा कि बाजार जो है रोड के किनारे लगा। जब से उससे पहले शुक्रवार के दिन साप्ताहिक बाजार का भी दिन होता है, तो वहाँ पे 5-5 की संख्या में गांव के अंदर में सब्जी वाले ने दुकान लगाया। लेकिन वो उसका विपरीत सोमवार को देखने के मिला कि सब्जी वाले अपने मनमानी से रोड के ऊपर में ही पूरा बाजार लगाया। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, तो जहाँ हमको लगा कि 144 धारा का उल्लंघन भी हुआ और जनता में जागरूकता जो आई थी रविवार को जो जनता कर्फ्यू को लेकर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई ऐसा हमें लग रहा था। नहीं वहाँ पे हर किसी ने ना मास्क लगाया था और न ही वहाँ पे हाथ के लिए किसी प्रकार के ग्लव्स लगाए थे, और एक दूसरे को छूते हुए मार्केट में सर्वाइव जिस प्रकार से कर रहे थे, ये बहुत ही गलत हमें नज़र आया और इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए शासन प्रशासन बिल्कुल लगे हुए हैं, दिशा निर्देश में दिए हुए हैं, उनको समझाइश दिया जा रहा है और आगे और फिर चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, मतलब जानकारी तो लोगों तक पहुंची है, लेकिन किसी कारण से क्योंकि उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं पुलिस वाले हो, शासन प्रशासन हो, क्योंकि वो चाहते हैं बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए सामान्य रूप से इसको कंट्रोल कर लिया जाए। चलिए, जब हम अनटचेबिलिटी की अगर बात करते हैं, आज हम वापस से अपने पौराणिक समय में पहुँच चुके हैं। अब हम शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रणाम कर रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसी दुविधा आ रही है कि हम 4 यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के मास्क नहीं लगाए हैं, तो आपको जानकारी दे दें कि हमने सैनिटाइज़र से हाथ प्रॉपरली वॉश कर लिया है और इस क्षेत्र में पूरा हमने उस केमिकल का छिड़काव कर दिया, जिसकी वजह से अभी हम सेफ हैं। इसलिए अच्छा, मास्क की बात है तो मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ना ये बीमार है ना ये बीमार है, ना हम में से कोई बीमार है, इसलिए हम कोई छींकने वाले नहीं हैं और छींकने के लिए ही विशेष रूप से उससे बचने के लिए मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। चलिए, तो बहरहाल ये तो हमारी बात रही। हम पौराणिक तरफ फिर से जा रहे हैं, हम प्रणाम करना शुरू कर रहे हैं, हम शेक हैंड करना, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ वापस से हमारे देश में आ रही है। क्या लगता है आपको ईश्वर जी? जी, अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये हमको अभी पुरानी प्रथा की ओर नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि सारा देश नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है ना सर। अभी जैसे हमारी देश की परंपरा है, हम अपने बड़ों से अपने छोटों से हाथ नहीं मिलाते थे, हम प्रणाम करते थे, तो वापस हम उस ओर जा रहे हैं, अब प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि हमको टच नहीं करना है, दूरी बनाए रखना है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, तो दूर से प्रणाम करना अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि पैर छू करके प्रणाम करना है करके। तो क्या है, आज सवेरे हम घर से निकले और इसी कोरोना को के माध्यम से जानने के लिए निकले, तो हमारे SDM साहब, हमारे TI साहब मेरे को फ़ोन करके बोले कि जितने जहाँ पर आपका संबंध है वहाँ पर आप फ़ोन लगाइए और कोटवार के माध्यम से गांव में हाका डलवाइए और कोई भी व्यक्ति 1-1 मीटर से दूर में रहे और सब्जी वाला बस रहे, बाकी किराना दुकान और पान ठेला वगैरह सब दुकान बंद रहे। और इसी माध्यम से हम लोग, हमारी टीम समझ लीजिए, जिया खान, राजकुमार, मैं, तीनों हम लोग पथरिया आए। पथरिया में देखे कि पूरे नगर पंचायत की टीम, नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष, CMO और हमारे SDM जी, तहसीलदार जी और थाना प्रभारी के आरक्षक की पूरी टीम पूरे नगर भ्रमण कर रहे थे, स्पीकर लगा करके कर रहे थे कि अपने अपने घर में आज बस और चले जाओ, और जब तक शासन प्रशासन की उधर से और कुछ अनुमति नहीं आती है तब तक के आप लोग अंदर चले जाइए। और वहीं पर सब्जी वालों को बोला जा रहा था कि आप 5 बजे तक सब्जी बेचिए, उसके बाद घर घर जाकर बेचिए, यहाँ से आप दुकान बंद कर देंगे करके। और इस तरह हमारे पथरिया तहसील में सभी अधिकारीगण एकदम सक्रिय नज़र आए। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो शासन की इस योजना का सही ढंग से पालन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करें। चलिए, ये एक बात तो सामने आई सर। चलिए, सब्जी दुकान को खोलने का परमिशन दे दिया गया है, वो भी कुछ समय के लिए खोलने के लिए बात कही गई है, लेकिन आम दिनों में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि जो आम दिनों में सब्जी मार्केट से बचा हुआ जो कचरा होता था उसको वो फेंक देते थे। उसके फेंकने से जो मवेशी हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, जो बाहर घूमते रहते हैं, तो उनके खाने के लिए वो व्यवस्था हो जाता था प्रॉपरली। जो गुपचुप ठेले होते थे, जो होटल्स होते थे, तो जो भी बच गया सामान उसको बाहर रख देते थे, तो उसको मवेशी खा के अपना जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन जब से ये कर्फ्यू लगा है तब से, अब चूँकि होटलें खुल नहीं रही हैं, गुपचुप के ठेले खुल नहीं रहे हैं, तो वो जो सामान उनको जो मिलना था मवेशियों को, अब वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए। क्या लगता है जिया सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? हाँ, सोचना चाहिए। निश्चित जानवर की व्यवस्था के बारे में कोई प्लान ही नहीं बनाया गवर्नमेंट ने, और हम अगर ग्रामीण एरिया में हैं तो इतना स्पेस है कि जानवर जी सकते हैं। लेकिन अगर वो शहरी एरिया में जानवर होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पत्ती लाना या उनके लिए चारे का इंतज़ाम करना, दाने लाना, या बहुत छोटी जगह में उनको बंद रहने देना, खुलने का मौका ना देना, या उसके पीछे नहीं चलना। शासन ने इसके लिए नहीं दे पाया ध्यान, या दिए होंगे तो हमारे स्तर तक अभी जानकारी नहीं आ पाई या उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। ये तो कमी हुई है। चलिए, ये कमी हुई थी, ये इसके लिए सोचना चाहिए था। चलिए ठीक है। मोदी जी जैसे 5 तारीख को उन्होंने कहा, मतलब 22 तारीख को उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे अपने घर की मुंडेर पर आएँ, ताली बजाएं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस बीमारी के रोकथाम के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं। ये बात तो उन्होंने पूरे नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे वो टीवी पे आकर उन्होंने कह दिया। कहीं आपको कुछ कमी लगी उनके उद्बोधन में? क्या उनको कुछ ऐसा ऐलान करना था कि जो छुटकर व्यापारी हैं या जो दिहाड़ी करने वाले जो मजदूर हैं, जिनका जीवन यापन पर डे मजदूरी करके कटता है, उनके लिए कुछ ऐसा ऐलान करें कि आप घर पर ही बैठें और जो दिहाड़ी आपको मेहनत करने के बाद मिलती थी वो दिहाड़ी अब हमको हमारे द्वारा दिया जाएगा? ऐसा कुछ कमी लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये निर्णय लेने में बहुत जल्दी किए और इस गंभीरता को बिल्कुल सोचना था, क्योंकि देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो उनके सर्वे में ऑलरेडी होगा, लेकिन फिर भी क्यों निर्णय नहीं लिए वो जाने। दूसरी बात ये कि दिल्ली जैसे जगह में निर्णय लिया गया है और उनका राशन उनके घर तक पहुंचाने का प्लान बना है। राजस्थान के बारे में भी सुनने में आया, और आगे अगर और दिन भी लॉकडाउन रहा तो हो सकता है निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आम लोगों के लिए निर्णय बहुत फास्ट हो गया। ये लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे हैं, यहाँ तक कि राशन भी नहीं ले जाते हैं, शाम को पेमेंट करते हैं रिक्शा चलाने वाला, उसके बाद घर राशन लेके जाता है। ये एक बड़ी चीज़ है। चलिए, कई राज्यों में तो घोषणा कर दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक इस प्रकार की घोषणा नहीं करी है। चलिए, ये तो बात हुई सर दिहाड़ी करने वालों की। अगर हम बात करें, जैसे ही ये जानकारी आई थी कि लॉकडाउन होने वाला है, पूरा देश लॉकडाउन होने वाला है, कई जो सक्षम लोग थे वो ये मैसेज फैलाना शुरू कर दिए थे, ऐसा वायरल हो रहा था मैसेज
मैसेज कि आप महीने भर का 2 महीने का सामान अपने घर पे भर लें, इसलिए क्योंकि आपको दुकान नहीं मिलेगा और स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। ये करके त्राहिमाम स्थिति बन गई थी। लोग अपने घरों में 1-1 महीने का 2-2 महीने का राशन भर रहे थे, जिसको लेकर फिर प्रशासन को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति हम नहीं बनाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि इससे कितना फ़र्क पड़ा है? क्या लोग जो महंगाई है या जो कालाबाजारी है उसको बढ़ावा कहीं ना कहीं मिला है इस चीज़ से? बिल्कुल बिल्कुल, वो सीधा सीधा एक सिग्नल था उन व्यापारियों के लिए जो कालाबाजारी करते हैं। वो एक सिग्नल आम आदमी के लिए नहीं था, क्योंकि आम आदमी के पास तो 1 हफ्ते का राशन लेने का कैश पैसा ही नहीं है, तो वो तो ले नहीं सकता 1 हफ्ता के लिए, बल्कि वही व्यापारी लिए हैं जो महीने भर का सामान इकट्ठा कर सकते हैं। और रेट मार्केट में आप जाकर पता कर सकते हैं। ग्रामीण एरिया में, शहरी एरिया में के सामानों का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। लोग 60 रुपये किलो भी टमाटर खरीदे हैं, ऐसी स्थिति बनी है। हम जो दूध खरीदते थे उसके 2 गुना रेट में हमने दूध खरीदा, ऐसी स्थिति बनी है। चलिए, मतलब सामान आवश्यकता से ज़्यादा महंगे हो गए थे। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक पत्रकार हैं, उस क्षेत्र में लगातार आप घूमते रहते हैं और अभी भी कोरोना के कर्फ्यू लगने के बाद भी आप उस क्षेत्र में घूमे हैं। पुलिस वालों की मेहनत आपने देखी है, पत्रकारों की मेहनत आपने देखी है, जो मोबाइल दुकान वाले हैं, जो आपके सब्जी मंडी वाले हैं, फल दुकान वाले हैं, उनकी मेहनत आपने देखी है। क्या कहेंगे, कितना उनके द्वारा मेहनत किया गया और कितना उसमें उनका मेहनत रंग लाया? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए कि अधिकारियों की बात हम करें तो लगातार हमारे क्षेत्र में एसडीएम सर और कलेक्टर, हमारे मुंगेली कलेक्टर के निर्देशानुसार सारे अधिकारी जो हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि बीते दिनों हमने देखा कि एसडीएम लोरमी के एसडीएम रुचि शर्मा जी हैं, जो खुद ही लाउड स्पीकर लेके और अपने कर्मचारियों को लेकर आम जन को ये सब सुझाव दे रहे थे कि घर से बिना काम के बाहर निकलना नहीं है, और जब भी निकलना है तो किसी को स्पर्श नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रखना है, और ज़्यादा समय अपने घर पे ही व्यतीत करना है। और आज ही हाल की बात अगर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि ईश्वर साहू जी ने बताया कि पथरिया हम आए हुए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पथरिया की एसडीएम, तहसीलदार और वहाँ के नगर अध्यक्ष और कर्मचारी, साथ में पुलिस विभाग की सारी टीम आम जनता को प्रेरित कर रही थी और फल दुकान वाले को समझाइश दे रहे थे कि सही रेट पे ही लोगों को सामान देना है और रेट से बढ़कर सामान नहीं देना है, और शाम 5 बजे तक के बाद आपको दुकान बंद करके आपको घर तक के भी सप्लाई देने का काम आप लोगों की जिम्मेदारी है और आपको ये निभाना है पूरी तरीके से। तो इस प्रकार से जो निर्देश जारी हुए हैं और जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए, आमजन के लिए जो काम कर रही है, वो बहुत ही अच्छा काम है। और हमने देखा कि सरगांव क्षेत्र में थानेदार के द्वारा भी लोगों को हाईवे रोड में, रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे है, वहाँ पे लोगों को कार से रुकवा के उनको समझाइश दिया गया। उनको बोला भी गया कि साथ में भी आप अगर काम नहीं है तो आप जबरन घर से निकलिए नहीं, और उनको बाकायदा हाथ को उनका सैनिटाइज कराया गया, और साथ में उनको ग्लव्स लगाने की बात भी कही गई, और उनको मास्क लगा के भी मार्केट में बाहर निकलने को कहा गया। और ये देखा जा रहा है कि सर क्षेत्र में सारी तरफ से जो हमारे जो अधिकारी हैं खास करके, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, और इसमें आम जनता को पूरा सहयोग देना चाहिए। जैसे पूरा सहयोग देना चाहिए, आपने कहा ठीक है। लेकिन जिन दुकानों को खोलने का जो परमिशन दे दिया गया ईश्वर जी, जैसे कि आपका मोबाइल दुकान हो गया, मेडिकल स्टोर्स हो गए, फल दुकान हो गया, सब्जी दुकान हो गया, डेयरी फार्म्स हो गए, तो इनको जो खोलने का आदेश दे दिया है गवर्नमेंट ने, कुछ समय के लिए आप खोल सकते हैं, लेकिन स्थिति इतनी भयावह हो जाती है क्योंकि लोगों को चीज़ें उस सुलभ अवस्था में नहीं मिल रही हैं। जब दुकान अचानक से खुलता है तो वो बातों को भूल जाते हैं कि हमको 5 की संख्या में जाना है, कि हमको दूरी मेंटेन करना है, मास्क लगा के जाना है। वो अचानक से उस दुकान में पहुंच जाते हैं और पूरा भीड़ हो जाता है। क्या कहेंगे, इसमें प्रशासन की कमी है कि कुछ जनता के अंदर में भी सोच समझ आनी चाहिए? जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। प्रशासन शुरू से ही कह रही है कि जो प्राइमरी स्टेज का जो प्राथमिक आवश्यकता है पब्लिक लोगों का, जैसे अपना दूध हुआ, खाद्यान्न की दुकान हुआ, सब्जी हुआ, ये पूरी तरह से खुली हुई है। और जहाँ तक अपन रेट की बात करें तो प्रशासन इसमें भी सक्रिय हैं, रेट भी ऊपर नहीं है। और इसमें अपन जैसे बोल रहे हैं कि भीड़ लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है करके, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी खुली छूट है किराना दुकान और अपने सब्जी फल जो रोज़मर्रा की आवश्यकता की चीज़ें हैं
वो पूरी तरह खुली हुई है। और खुली उसमें- हुई है, हाँ। लेकिन जनता को भी होना चाहिए कि थोड़ा सा अवेयरनेस खुद के अंदर लाए और वो भीड़ ना करें, एक एक करके सामान ले लें, दूरी मेंटेन करें। चलिए, आप अभी उप सरपंच के पद पर भी हैं अपने क्षेत्र से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर आप लोगों के ग्राम पंचायत में जो काम होने थे, उन कामों के पैसे पर या उस काम पे कोई फ़र्क पड़ा है क्या? काम कहीं पे रुका है क्या, या कहीं से बिल पास नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है क्या? जी, क्या है, मैं ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ पड़ियाई से, और हमारा सचिव झुलना कला में रहता है, और सरपंच, सचिव और ग्राम पंचायत के सब पंच मिल कर के ग्राम पंचायत में बैठ कर के मीटिंग करते हैं, उसमें कुछ प्रस्ताव पास करते हैं, उसके बाद पेमेंट वगैरह निकलता है। तो कोरोना के माध्यम से दूसरे गांव में वो रहता है सचिव, तो वो यहाँ नहीं आ पाता वो, इसलिए कुछ तो तकलीफ़ ज़रूर है, लेकिन उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ये जल्दी से जल्दी अगर प्रशासन ऐसी सक्रिय रही और हम लोगों में ऐसी जागरूकता रही तो जल्द ही ये ठीक किया जा सकता है, इसका निराकरण हो जाएगा। जी, मेरा सवाल आपसे पूछने का मतलब ये था, क्योंकि हमारे जब पत्रकार बंधु जब घूमते हैं और जब हमारे विज्ञापनों का जब पैसा अटका हुआ होता है और जब हम बिल देते हैं उनको, तो वो यही कहते हैं कि कोरोना है इसलिए ना पैसा आ रहा है ना कोई काम मिल रहा है हमको। कितनी सच्चाई है इसमें? जी हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी सच्चाई है? जो सरपंच हैं, जो उप सरपंच हैं या पंच हैं, ये क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं क्या कोरोना को लेकर? नहीं, ऑफिशियल काम नहीं हो रहे हैं, ये सच बात है। ऑफिस के सारे काम रुके हुए हैं, क्योंकि ऑफिस में इमरजेंसी काम के सिवा तो कोर्टों को भी रोक के रखा गया है। तो निश्चित है कि ग्राम पंचायत के अधीन जो आते हैं ऑफिस, सचिवालय या ग्राम पंचायत में बैठना या सीईओ के पास बैठना, ये सारे काम पेंडिंग में है। तो इनका नया सत्र भी चालू हुआ है, नए सरपंचों के, पंचों के, नए सचिवों का पदभार भी है। तो अभी वो काम तो मेरे ख्याल से कई जगहों की सुनने में आता है कि सरपंचों को शपथ और पावर नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला, मतलब शपथ भी नहीं दिया गया है, तो फिर तो फंडिंग के लिए तो दिक्कत होगा। राजकुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिली क्या क्षेत्र में? जब आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कोरोना को लेकर बहुत सारे काम आपके क्या पेंडिंग चल रहे हैं क्या? ऐसा कुछ देखने को मिला? देखिए, यहाँ पे जैसे कि वायरस के वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि क्षेत्र में सारे अधिकारी तो फील्ड में ही आम जनता के सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो हम उस कंडीशन पे नहीं सोच सकते हैं कि ऑफिस का कार्य हो, बड़े बड़े ऑफिस जैसे कलेक्ट्रेट के कुछ काम हो, ये सब काम तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। लेकिन हम तहसील की बात करें या फिर जैसे आज हमने तहसील गया हुआ था, तहसील में ही ताला लगा हुआ था और अधिकारी को हमने देखा, तहसीलदार खुद फील्ड में या फिर आम जन के बीच गाँव में घूम रहे थे, वो लोगों को जागरूक कर रहे थे वायरस को लेकर, और तहसीलदार के साथ एसडीएम भी। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अभी तो थाने में केस भी आना कम हो गया है, जो चोरी का, मारपीट का या फिर गाली गलौज का या जो भी जैसे भी छोटे मोटे जो केस आ रहे थे वो थाने में भी आना कम हो गया है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि भाई वायरस के कारण में अधिकारी जब हमारे लिए फील्ड में हैं तो काम को कौन करेगा? चलिए एक बात और सामने आई है ईश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वायरस के चक्कर में क्या चोर तबके के लोग भी डर गए हैं क्या? आप चोरी करना छोड़ दिए हैं क्या? केस कम आ रहा है थाने में? जी, क्या है, जान है तो जहान है, और जब पूरे विश्व डरा हुआ है, पूरे भारत डरे हुए हैं, तो चोर तो डरेंगे ही, और साथ साथ जागरूकता इतनी फैल गई है, और गांव में भी शहर जैसे विकास हो गया है, जगह जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, और हमारे क्षेत्र के अधिकारी इतने सक्रिय हैं कि हर 2 घंटे 3 घंटे में उनका बिल्कुल राउंडिंग हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन लोगों पर भी खौफ है, और इसीलिए ये चोरी की घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे पास एक सूचना आई थी, कोरबा क्षेत्र की एक खबर थी कि चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे दुकान बंद हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ चोरों के द्वारा मोबाइल दुकान में जाकर चोरी कर ली गई। तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो है कि चोरों को ये रास्ता मिल रहा है, क्योंकि अब सुनसान है सभी सड़कें, लोग अपने घर में हैं, मालूम है कि दुकान के आसपास कोई होगा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या बढ़ावा मिल सकता है? जी, क्या है, जैसे प्रतिशत के आधार पर जैसे बोला जाए तो 100 में 1 जैसे हो जाएगा, तो उसको कई लोग तो क्या है, खाने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो कई आदतन चोर रहते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता, और कहीं न कहीं उन लोग पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि सारी जगह सभी जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है, और हमारे शासन प्रशासन सक्रिय है, और ये पकड़ में आ जाएंगे उन लोग। चलिए, पकड़ में आ जाएंगे।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एजुकेशन क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करते हैं। कोरोना के को लेकर बहुत सारे स्कूलों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्लासों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। 10वीं 12वीं की बात करें तो उसका परीक्षा होगा बताया जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। क्या लगता है आपको, जिन बच्चों का जो होम एग्ज़ाम होना था उनका जो कैंसिल किया गया है, आगे चल के क्या उनका एग्ज़ाम होगा या फिर उनको अपग्रेड क्लास में, अगर 9वीं वाला है तो उसको 10वीं में एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा? किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो सकती है आप सोचते हैं? ये कोरोना के कंट्रोल होने पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोल थोड़ा सा लेट और होता है, जैसे अभी मार्च तक का गया है, अगर फर्स्ट वीक और कवर करता है तो बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम हो पाए। और रहा सवाल कि इस नहीं होने से अगली क्लास में भर्ती हो जाएगा बच्चा, लेकिन इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होगा। जो बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना होती है और बहुत मेहनत करके परसेंट की लड़ाई लड़ता है, तो वो निश्चित थोड़ा सा उसको बल कमज़ोर होगा, ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, मतलब ये वायरस के ख़त्म होने के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक ये होता है, तब जाके एग्ज़ाम भी पॉसिबल है, और नहीं होने से फिर उनको अपग्रेड क्लास में, लेकिन उसके हानि भी हमको देखना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, हम 5 मिनट में अब अपने इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें सामने आ रही थी कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, नर्सेज़ हैं, ये कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का इलाज ये कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था उतना अच्छा नहीं दिया गया है, जिस चक्कर में कई सारे केसेस आए हैं। जैसा अभी हमारी चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि इटली की शायद कोई महिला है, डॉक्टर थी, उन्होंने 134 लोगों का इलाज किया और उसके बाद फिर उसी बीमारी से उनकी खुद की देहांत हो गई। क्या कहेंगे, डॉक्टरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है? सर, अभी समय सरकार की कोई कमी निकालने का नहीं है, लेकिन आज नहीं निकलेगी तो कल ये बात खुलकर आएगी, क्योंकि चीन में अचानक ये आपदा आई, ये मुसीबत आई, लेकिन हमारे लिए तो 3 महीने पहले की कंडीशन थी। हम चाहते तो इसको खुद बना सकते थे। जो सुविधाओं की हमारे अंदर अभी कमी है। सुनने में आया मुंगेली ज़िले में 1-2 ऐसी जगह है जहाँ पर मेडिसिन की व्यवस्था, हैंड वॉश वगैरह की व्यवस्था की जा रही है, या उसके लिए प्लान बनाया जा रहा। और भी सुरक्षा की दृष्टि से जो डॉक्टरों के पास नहीं है, डॉक्टर दूर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट संतुष्ट नहीं हो रहा, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं मारने दिया जा रहा जब तक चेकअप ना हो, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अभी वो समय नहीं है कि हम अभी कोई सरकार की कमियों को सामने रखें। जी बिल्कुल, अभी सरकार की कमियों को सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी अपनी आपसी समझदारी से उस चीज़ को जितना दूर करने की कोशिश की जा सके उतना सही होगा। चलिए, राजकुमार के पास एक बार फिर से चलते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वायरस है, जैसे हमने डॉक्टरों की बात करी कि भाई उनके लिए कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा इंतजामात किए जाने चाहिए। जो ग्रसित लोग हैं, जैसे बाहर से कोई आ रहा है, यूपी से, बिहार से, उस आदमी को पहले कहा जा रहा है कि भाई आप अपने आप को पहले इलाज करवाएं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो चाह कर भी इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में वो जो स्टाफ है या वो जो डॉक्टर्स हैं, या वो डर की वजह से वो उस चीज़ को लेते नहीं हैं। क्या लगता है आपको? जी देखिए, क्या है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग जो हैं कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि सारे प्रदेश जो गए हुए हैं वो सब के सब वापस आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक केस हमारे नगर पंचायत सरगांव में आया। कल ही किसी का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि बंदा हैदराबाद से कमा खा के आया और उन्होंने अपने आप को बता रहे कि मैंने चेकअप कराया है, लेकिन कहीं पर भी उसको कोई चेकअप नहीं हुआ है। ऐसा वहाँ के लोगों को कहना है, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं। तो उनको कंटिन्यू वहाँ पे नगर पंचायत के कर्मचारियों को बोला गया, तो उनके द्वारा इलाज नहीं कराया। लेकिन अभी तक इलाज हो पाया कि नहीं हो पाया उसकी बात तो अलग है। लेकिन जहाँ तक हम अपने नगर पंचायत सरगांव की बात करते हैं, मुंगेली की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आम आदमी को अगर सर्दी खांसी का भी है, तो जैसे कि कल मैं हॉस्पिटल गया हुआ था नगर पंचायत सरगांव में, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिला। तो हम डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि जो आम बीमारी वाले हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो जो बाहर से जो कमान खा के लोग आए हुए, उनको अलग लाइन लगा के हमको पहले चेकअप करना है। लेकिन यहाँ पे आम बीमारी वाले हैं, सर्दी खांसी सिर दर्द वाले हैं, वो आके लाइन लगाए पड़े हुए हैं, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ हो रहा है इनको चेकअप करने के लिए, और इसके वजह से हम बाहर के लोगों को चेकअप नहीं कर पा रहे हैं।
तो मैं आम जन से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमें अपनी तत्परता पहले दिखानी चाहिए। अगर हमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो जिनको पहले सीरियस प्रॉब्लम उनको चेकअप कराने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जाके हम लाइन लगा रहे हैं या भीड़ पैदा कर रहे हैं वहाँ पे, तो उससे हॉस्पिटल या फिर सरकार को कुछ होना नहीं है, उसको होना है आम जन को ही होना है। तो इससे अच्छा है कि आम जन जबरन वहाँ पे जाके भीड़ ना लगाएं। और आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सामान्य रूप से कोई छोटी मोटी अगर तकलीफ हो रही है तो ज़बरदस्ती जाकर आप हॉस्पिटलों में भीड़ ना बढ़ाएं, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं और अगर उनको तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल उनको पहले मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति अभी ऐसी है। अगर आप हॉस्पिटल में जाकर जबरन भीड़ अगर पैदा करते हैं तो उससे तकलीफ़ें हमारी ही बढ़ने वाली हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई कि हॉस्पिटलों में इस प्रकार की समस्याएँ देखी जा रही हैं। जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं वो जानबूझकर ऐसे केसों को लेने से वो कतरा रहे हैं, क्योंकि भीड़ ज़बरदस्ती पैदा हो जा रहा है, स्टाफ की कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा देश वैसे भी समस्याओं से लगातार जूझता रहता है। और क्या कहना चाहेंगे विशेष रूप से आप ईश्वर जी, कोरोना वायरस को लेकर, हमारे देश को लेकर, हमारे राज्य को लेकर, हमारे ज़िला मुंगेली को लेकर क्या कहेंगे आप? जी, परसों तक हमारे देश में इनकी मौत की संख्या लगभग 8 थी, उसके बाद बढ़ कर के 12 हो गया है। तो निश्चित ही हमें जो अभी हम लोग वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, उससे बढ़ चढ़ के हमको ये करना चाहिए, जनता कर्फ्यू में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि संख्या इनकी मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें उसका भी संख्या बढ़ता जा रहा है, इसमें क्या बोलते हैं उसको, संक्रमित होने का। तो निश्चित ही हमको 22 तारीख में जितना अपन सहयोग किए हैं जनता कर्फ्यू में, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और निश्चित ही बाहर से जो आ रहे हैं उसको गांव के कोटवार को या फिर गांव के बीएलओ के माध्यम से प्राथमिक उपचार करवाना चाहिए और उसमें हमें ही सहयोग करना चाहिए। हमको निश्चित तौर पर जो जिस दुविधा से पूरी दुनिया जूझ रही है, हमारी भारत सरकार जूझ रही है, उसमें हमको सहयोग करना चाहिए। चलिए, भारत सरकार आपने जिक्र किया, इस बात से एक चीज़ और याद आ गई। भारत सरकार भी अपने तरफ से सहयोग करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अगर हम बैंकों की बात करें तो अभी जैसे राजकुमार से हमारी चर्चा हो रही थी तो उसने बताया कि जो बैंक जो अब टैक्स लेती थी, अगर आपके खाते में आवश्यकता से कम पैसा है तो उसका भी वो ब्याज दर लेती थी, ज़्यादा पैसा तो भी उसका टैक्स वो काट लिया करती थी। लेकिन अभी जैसे सूचना मिली है कि भाई 30 अप्रैल तक उसमें आपका 1 रुपये भी नहीं काटा जाएगा, चाहे आप कितनों बार विड्रॉल करें एटीएम से या फिर कितनों कम पैसा आपके एटीएम में हो। जी सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब सरकार कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ किसी रूप में फ़ायदा करने की कोशिश कर रही है जनता की। जी, अगर सिर्फ हिंदुस्तान की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार थोड़ा सा प्रयास तो कर रही है, लेकिन जितनी बड़ी ये समस्या है उसकी तुलना में अगर कहा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की बैंकें की संख्या आप गिन लीजिए और प्राइवेट बैंकों की संख्या गिन लीजिए, तो निश्चित है कि आम जनता का ही है वो थोड़ा सा लाभ उठाया। लेकिन गवर्नमेंट पर्सनली अगर बोलोगे तो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करी है, सिर्फ आदेश करिए, ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है। एक बात और समझ में आया, हम लगातार देखते हैं मीडिया में डिबेट चलते रहता है भारत पाकिस्तान करके, हर चीज़ में भारत पाकिस्तान घुसा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये स्थिति, क्योंकि हमको एक ट्वीट में ये हमारे पास किसी ने पूछा था कि भारत में चलिए कोरोना वायरस का प्रकोप है, ये तो पूरे दुनिया देख रही है किस प्रकार से भारत ग्रसित हो रहा है, क्लास 2 इसमें अभी चल रहा था, वो 3रे स्टेज पे जाने वाला है भारत की स्थिति परिस्थिति, 4थे स्टेज पे जाएगा तो और स्थिति बहुत विकराल हो सकती है। लेकिन उसने सवाल किया था कि अगर यही स्थिति पाकिस्तान में भी तो होगी, क्योंकि उससे लगा हुआ है, तो पाकिस्तान वाले कैसे इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो और पहले से ही आर्थिक मंदी थी। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? सच तो ये है कि मैं समाचार वगैरह बहुत देखता हूँ, काफ़ी समय मेरा समाचार, लेकिन ये मुसीबत इस प्रकार की है जो जानी मुसीबत है, और पहले से हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो पूरा ध्यान हिंदुस्तान की समस्या पर भी है कि सरकार हिंदुस्तान की क्या फ़ायदा उठा रही है, इसलिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, हम इस पर ज़्यादा चर्चा ना करें या जानकारी इकट्ठा ना करें तो बेटर होगा। और पाकिस्तान निश्चित है कि वो हमसे बहुत कमज़ोर है, तो वो तो और ज़्यादा मुसीबत में आएगा।
और ज़्यादा मुसीबत में आएगा। चलिए इटली की हम बात करते हैं, क्योंकि इटली में बहुत ज़्यादा ग्रसित लोग थे और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वहाँ की स्थिति। इटली के बारे में और भारत की अगर तुलना करें कितने, चलिए राजकुमार से हम बात करते हैं। जैसे इटली में ये महामारी बहुत तेज़ी से वहाँ पर सर्कुलेट हुई, वहाँ पर एकदम त्राहिमाम की स्थिति हो गई, वहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनकी मौत होने लग गई, कई डॉक्टर सुसाइड कर लिए क्योंकि वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी सूचना आ रही थी। भारत में जो अब स्थिति है, कैसे इसको देखते हैं कि इटली में ये इतना ज़्यादा प्रकोप वहाँ पर करने में कामयाब हो गया, भारत में कामयाब होगा नहीं होगा, हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, हम विदेश की बात अपने भारत की तुलना में करेंगे तो मैं ज़्यादा तुलना तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि विदेश में जो वायरस फैली है उसका वजह है सिर्फ एक दूसरे को छूने का या संपर्क में आने का। तो हम भारतवासी और ये छत्तीसगढ़ और मुंगेली वासी हमें अपने आप को ध्यान देना अति आवश्यक है कि हम जबरन घर से बाहर ना निकले, बेवजह के घर से बाहर ना निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो सारे वो उपाय हम अपनाएं जो हमें निर्देश के रूप में दिया जा रहा है राज्य शासन या केंद्र शासन या फिर मोदी सरकार, जो जिसके द्वारा हमें डॉक्टर के अलावा जो मिल रहा है उसको हम सबको अपनाना चाहिए। और हम विदेश की तुलना नहीं करते यहाँ पे बैठ के, और हमें अपने आप की सुरक्षा पहले करनी है। जैसे हम अपने आप की सुरक्षा करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे रहेंगे, अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ अगर हम समय देते हैं, जो विकराल जो अभी समय चल रहा है उस समय को लड़ाई करने का हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम किसी बाहरी लोगों के संपर्क में ना जाके अपने घर में ही समय बिताएं। कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिनों में ये जब से वायरस ख़त्म होती है तो हम ऑटोमेटिक अपने समय पे आ सकते हैं। मतलब ये एक अच्छी बात ये है कि हम तुलना ना करें, लेकिन हम सीख जरूर ले सकते हैं कि जिस स्थिति का सामना वो कर रहे हैं उस स्थिति में हमें जाने की नौबत ना आए। दूसरी बात ये है कि भारत से पहले जब ये 2-3 देशों में जब फैला, चीन में, अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, तो इन चीज़ों को देखने के बाद भारतीयों ने सीख ली और उसके बाद फिर हमने वो सारे सुरक्षा के इंतज़ाम करने शुरू कर दिए और सभी चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। हो सकता है इसलिए हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। जैसे हमने जनता कर्फ्यू लगाया और उसके बाद से लगातार हम 31 मार्च तक अभी कर दिए हैं कि कर्फ्यू की स्थिति बनी रहेगी, घरों से ना निकले, तमाम प्रकार की चीज़ें हम कर रहे हैं। इससे काफ़ी हद तक क्या लगता है आपको, हम मतलब कामयाब हुए हैं इसको रोकने में, और ज़्यादा सर्कुलेट हो सकता था, स्थिति और गंभीर हो सकती थी? जी, क्या है इसमें, हम अगर चाहें तो जैसे भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बोला गया है कि जनता कर्फ्यू, तो हम सेल्फ अपने आप को एक को डिपेंड करके अगर बोलें तो एक एक करके अपना स्वयं रक्षा करेंगे, स्वयं नहीं जाएंगे तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी। किसी दूसरे को हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के, अपने परिवार के, अपने घर की स्वयं रक्षा करें, कहीं बाहर ना जाएं और विशेष ज़रूरत पर ही बाहर जाएं। ऐसी पूरे भारत भर के लोग अगर समझें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आगे बढ़ सके, ये एक दिन भी यहाँ पर सर्वाइव कर सके। क्योंकि अगर हम अब स्थिति ऐसी हो गई है सर कि इसमें ना मिलिट्री कुछ कर सकता, ना डॉक्टर्स कुछ कर सकते, ना साइंटिस्ट कुछ कर सकते। हमारी लड़ाई हमें स्वयं को लड़नी है और सबसे सशक्त कारगर हथियार ये है कि हम घर से निकले ही ना और दूसरे के टच में, संपर्क में आए ही ना। हालांकि आप संपर्क बनाए रखें, फ़ोन से संपर्क बनाए रखें, ट्विटर है, सोशल मीडिया सभी चल रहा है, उसके थ्रू आप संपर्क बना के रख सकते हैं, लेकिन घर से ना निकलें, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है और इसी से हम इस खतरनाक बीमारी को मात दे सकते हैं। चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? जिया सर। हमला हमारे यहाँ उतनी भयानक स्थिति में नहीं हुआ है जितना दूसरे देशों की में हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के मामले में चीन में सुने हैं कि कितनी हॉस्पिटलों को 6 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर बना के रख दिया गया था। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति अभी कहीं पर भी नहीं हुई है और हमला उतनी स्पीड से अगर हमारे यहाँ होता तो शायद हम भले संभलने लायक नहीं होते, लेकिन बहुत हल्के स्तर पर है। निश्चित हम इस लड़ाई को जीतेंगे, बस सरकार का मार्गदर्शन बना रहे और जनता का जैसा लगभग 90% सपोर्ट मिल रहा, सरकार के जो भी आदेश है उसको फॉलो कर रही है जनता। सरकार भी कुछ अपने लिए थोड़ा सा अपने प्लान को बढ़ा लेती जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए होती, जैसा कि दूसरे देशों ने लड़ा है, जैसे कि दवाओं के रूप में, ग्लव्स के रूप में और मास्क के रूप में और पूरा एक कोट पहनते हैं उस रूप में। हमने तो यहाँ वैसी स्थिति अभी नहीं देखी है। चलिए, तो जैसा मास्क की बात की आपने, वो ग्लव्स की बात करी, तो उसकी तो बिल्कुल कमी देखी जा रही है क्योंकि हम खरीदना भी चाहते हैं तो वो नहीं मिल रहा। जैसे आप कल रायपुर गए हुए थे, आपने बताया वहाँ पर आपने खोजने की कोशिश की, खरीदने की, नहीं मिला। चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेके? जी, हमारे छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर और मैं कल गया था रायपुर,
तो जैसे जनता कर्फ्यू तो पूरा मेरे ग्राम पड़ियाइन से रायपुर तक देखने को मिला। एक कप चाय नहीं मिला कहीं पर, और हर मेडिकल स्टोर में मैं गया, कहीं पर भी किसी भी कीमत पर एक भी मास्क नहीं मिला मेरे को। तो ये व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए था, क्योंकि कोई भी दवाई का ज़रूरत किसी भी समय कभी भी पड़ सकता है। मास्क ऐसी चीज़ है तो हमेशा डॉक्टरों के पास या अस्पताल में उपलब्ध रहता है, हर मेडिकल में उपलब्ध रहता है। लेकिन कल किसी भी कीमत पर कहीं भी कोई भी मेडिकल, कम से कम 10 मेडिकल स्टोर में ट्राई किया, आते आते सिमगा, नांदघाट सभी जगह ट्राई किया, कहीं पर भी एक भी मास्क नहीं मिला। तो ये मानूंगा मैं कि ये कुछ ना कुछ कमजोरी है, कमी है जी। ये सैनिटाइज़र की सुविधा होनी चाहिए, सहजता से मिलनी चाहिए, मास्क मिलने चाहिए, ग्लव्स मिलने चाहिए। चलिए ठीक है। तो अच्छा, आप रायपुर गए थे, घूमने तो नहीं गए थे सर? पत्रकार के हैसियत से गए हुए थे या घूमने आप गए हुए थे क्या? जी नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था एक्चुअल में, दवाई के लिए मेरा डेट था, इसीलिए गया था। और साथ साथ मैंने देखा, ये अनुभव किया कि जनता कर्फ्यू लगभग 100% सफल रहा, कहीं पर कोई चलिए मतलब दवाई लेने, हमारा पूछने का तात्पर्य भी यही था, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हम खुद भी ना निकले घूमने के लिए, हमारी जब बहुत आवश्यकता हो तभी हम बाहर निकले। चलिए राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते कोरोना वायरस को लेकर? आप पत्रकार हैं, हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा जवाब दें, लोगों को संतुष्ट करें जी। देखिए, जहाँ तक के भी वायरस से जो जूझ रहे हैं हम, लगभग हमको एक हफ्ता होने जा रहा है, समझ लीजिए 22 जनवरी से लेकर 31 तक के लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है हमारे प्रदेश में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, जो लोग रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग थे, जैसे कि अपन गुपचुप ठेला की बात करते हैं, पान ठेला की बात करते हैं, छोटे मोटे दुकानदार हो गए हैं क्षेत्र में, जो अपने जीवन चलाते थे रोज़ काम करके रोज़ खाने वालों के लिए। तो उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन, मैं बता दूं अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन सरकार जो है 2 महीने की राशन उनको देने की अपील कर दी है, जो अप्रैल महीने में 2 महीने का राशन देने का घोषणा किया है। 2 महीने का एक साथ देने वाले हैं। और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्कूल हो गया या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बच्चे जो मध्याह्न भोजन के में अपना भोजन करते हैं, तो उनको भी दाल और चावल उनके हिस्से के अनुसार देने का बहुत बड़ा फैसला किया है। तो मैं आम जनता को बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जिनके घर में राशन नहीं है, वो राशन को लेकर चिंतित तो होंगे ही, क्योंकि वो हर रोज़ कमाते थे, फिर राशन लेके घर में जाते थे। उनके लिए राज्य शासन के द्वारा ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। और साथ में ही जो बिजली बिल को लेकर है, वो बिजली बिल में भी कहीं ना कहीं राहत दिया गया है। ये तमाम बातें जो हैं, और मैं आम जनता से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, अपने मुंगेली वासियों से और अपने रमझाझर चैनल के दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस कठिनाई के समय में या क्या बोलते हैं उसको, विपत्ति के समय में अपने ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहें, बेवजह अपने घर से निकले नहीं। जो हमें आदेश किया जा रहा है राज्य शासन के अनुसार से हमारे सुरक्षा के लिए और हमारे लिए जो अपील कर रहे हैं, उसे हम पूरी ईमानदारी से निभाएं। और जितने भी छोटे मोटे दुकानदार जो अपना दुकान बंद करके हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हमारे देश को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और लगातार हम सहयोग बनाए रखें, एक दूसरे के सहयोग बनाने से ही इस वायरस से हमें निजात मिल सकता है। धन्यवाद। चलिए, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक आम जनमानस के बीच में देखी जा रही हैं, समझी जा रही हैं। राजकुमार यादव हमारे साथ उपस्थित थे, जियाउद्दीन खान सर हमारे साथ उपस्थित थे, ईश्वर साहू हमारे साथ उपस्थित थे। हमने सरकारी सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, इनके बारे में भी जानकारी निकाली कि भाई किस प्रकार की स्थिति कोरोना को लेकर चल रही है। हमने एजुकेशन सेक्टर की बात करी, जियाउद्दीन सर ने बताया बखूबी कि किस प्रकार से स्थिति परिस्थितियाँ हो सकती हैं और कब तक इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये उन्होंने अपने हिसाब से बताया। राजकुमार ने भी अपनी बातें रखी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमारे लिए कोशिशें की जा रही हैं। जो आम जनमानस है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आंगनबाड़ी के बेसिस पे वो टिके हुए रहते हैं, जो केवल आपके राशन कार्ड से जो मिलने वाली जो सामग्री है उसके बेसिस पे वो रहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। बहरहाल जाते जाते हम आपसे कहना चाहेंगे कि बेशक दुकानों को बंद रखिए, आवश्यक जो जिन चीज़ों को सरकार ने लीगल किया है कि आप उन चीज़ों को खोल सकते हैं, आप उन्हीं को खोलिए, लेकिन जो
आम रहवासी हैं जो अपने घरों में ताला लगा के रखे हुए हैं क्योंकि उनको भी घर से बाहर नहीं निकलना है, तो इस समय आवश्यकता है जो बाहर में आपके गाय हैं, बैल हैं, भैंसें हैं जो सड़कों पर चलते रहते हैं, बेशक उनसे हमको तकलीफ़ें हमेशा होती रहती हैं, हम लगातार उनके बारे में बात करते रहते हैं कि भाई इनके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता और वो फिर भी सड़कों पर ही घूमते रहते हैं। उनको सामान मिल जाता है दुकानों से, होटलों से, वो खाकर जीवित रह लेते हैं, लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको खाने पीने के लिए कहीं से कुछ भी चीज़ नहीं मिल रहा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपने घर के बाहर में जो रोटी बच गया, जो चावल बच गया, उसको कम से कम अपने घर के बाहर छोड़ दें, ताकि जो मवेशी हैं जो आपके खाने के ऊपर वो जीवित रहते हैं, तो वो उनको जीने में, क्यों सर, क्या लगता है आपको ये करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि हम उसके लिए विशेष बचाकर थोड़ा सा उसको भी दें ताकि वो जीवित रह सके, जिनकी आदत पड़ी हुई है। जी, तो जिनकी आदत पड़ी हुई है तो वो जीवित रह सकें, ये एक अच्छी बात है। तो ये पहल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन जो आता है उसको क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसी प्रकार की चीज़ों को लगातार लेकर आते रहते हैं, नए नए समाचार से आपको वाकिफ़ करवाते रहते हैं। तो चैनल के साथ बने रहें। मैं हूं पुखराज सिंह, मेरे साथ थे राजकुमार यादव, ज़ियाउद्दीन खान, ईश्वर शाहू। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हां, कुछ ऐसे ही अल्फाजों के साथ विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा किस प्रकार मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई जा रही है और क्या है मुगेली का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और इस वक्त हम खड़े हैं मुगेली जिला के दाऊपारा चौक में। आप देख सकते हैं जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 की अगर बात करें तो उसको लेकर जो बातें आ रही हैं कि भाई 22 मार्च को सवेरे 7 से लेकर 9 बजे तक जो बंद रखा गया था, उसके बाद शाम को 5 बजे की अगर बात करें तो सभी अपने घर के मुंडेर पर आके कोई थाली बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, शंखनाद कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर आज की बात करें, आज है 23 मार्च की अगर बात करें तो आज 2 चीज़ों के लिए विशेष है, क्योंकि सुकमा में अगर हम बात करें जो हमारे 17 जवान थे उनको शहीद कर दिया है, 5 नक्सलियाँ उस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। तो उनकी याद में भी आज अगर मुगेली जिला की बात करें तो सभी शांत हैं, लोगों के दिल में तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन चूंकि 144 धारा लगा हुआ है इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर और दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो आज है शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उनको शहीद किया गया था, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और आज जब हम सुकमा शहीदों की बात करते हैं तो इस वजह से ये 2 प्रकार से आज का दिन विशेष हो जाता है। मैं आज दिखाता हूं आपको स्थिति दाऊपारा में। अगर आप देख सकते हैं कुछ जो संस्थाएं हैं जैसे मोबाइल दुकान है, डेयरी फार्म है, मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको खोलने का परमिशन दिया गया है। लेकिन चूंकि धारा 144 लगा हुआ है और कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, तो इस वजह से भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, ये सख्त हिदायत दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कुछ ही मेडिकल खुले हुए हैं, वैसे भी मुगेली जिला में मेडिकल की बहुत कमी है, तो जो खुले हुए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है। बाकी अगर चौक की बात करें तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इधर मोबाइल दुकान मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उपस्थित हैं और ये भी डर के साए में जी रहे हैं किस प्रकार से उस वायरस के संक्रमण को बचाया जा सके। ये सभी डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कोई टिका हुआ नहीं है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये वायरस हवा से नहीं फैलता है, ये टच होने से फैलता है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, दूरी बनाए हुए हैं हम। आइए भैया, आइए जी, ये बताएं, धारा 144 लगा हुआ है, मुगेली की स्थिति कैसी है और आज है शहीद दिवस, 2 चीज़ों के लिए आज का दिन खास है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब 144 के नाम से लोग बाहर कम निकल रहे हैं और दुकान जैसे मेडिकल खुला है, डेयरी किराना खुला है, वहाँ नियम का पालन नहीं कर रहे, एक साथ सब घुस रहे हैं और सबको सामान दे रहे हैं। दुकान वाले के चीज़ को नियम को पालन करना चाहिए, शासन का जो नियम है उनके मुताबिक लोग को सामान देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, जैसे कल आपका बाइकआउट कर दिया गया था, पूरा भारत देश बंद था, सवेरे 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, उस समय पे आम जो जनमानस है वो क्या कर रही थी घरों में बैठ के? अब सब घर में बैठे थे, 5 बजे के बाद
थाली पीटना बोले थे मोदी जी, है ना। उसके बाद सुकमा में उसको हुआ वारदात हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसको कोई श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे तो कोई चौक भी नहीं दिखे हमको। चलिए, कोई श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं दिखे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने थाली बजाया, जो पीएम मोदी ने कहा था कि आप थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, जो आपको बजाना है आप बजाओ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या लगता है आपको? अब उसको एक प्रकार से मोदी अपना कुछ उसमें निकाले होंगे जी। चलिए, एक एंजॉय का पल था वो। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि भाई वो जो गुंजायमान था, वो जो ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न की जा रही थी आम जनमानस के द्वारा, वो उनके लिए थी। जो पुलिस प्रशासन जो आपके सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, जो आपके डेयरी वाले जैसे मोबाइल शॉप वाले अपने जान को खतरे में डाल के खोले हुए हैं ताकि आपके मोबाइल का जो व्यवस्था है वो चरमराए मत। मेडिकल स्टोर वाले जो मेडिकल खोल के बैठे हैं ताकि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो आपको दवाई कम से कम उपलब्ध हो जाए। तो ये जो तालियां थी वो तालियां इनके लिए था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भारत में। चलिए, हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। आइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो ताली बजाया गया उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, 144 धारा जो लागू हुई है ना, 144 धारा का लागू एक जगह 5 व्यक्ति स्थित नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आप देखेंगे डेयरी में देखेंगे, फल दुकान में देखें, सब्जी दुकान में देखें, ये सब लागू है। तो इसमें पुलिस प्रशासन क्यों नहीं ध्यान नहीं दे रही है ना। बाकी मेरे कुछ नहीं कहना है, बस वही है। चलिए, पुलिस प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है? चलिए, इसमें भी बात है। क्या कहेंगे चाचा, क्यों पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? क्या वो आम नागरिकों को परेशान होने दे, क्योंकि स्थिति और भयावह हो सकती है? नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? आप अपनी दिल की बात बता सकते हैं। मैं इस बारे में नहीं बोलता भाई। चलिए, इस बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, लोग कतराते हैं बोलने के लिए बेसिकली। चलिए, चाचा बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? अच्छा, दूरी बनाए रखें, बस एक मीटर का फासला एक बनाए रखें। हाँ, सबसे पहले तो आज शहीद दिवस है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो नौजवान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो शहीद हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे प्रशासन ने जो कल बंद कराया था पुनः बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन इतना बड़ा कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, एक दिन के बंद कराने से क्या हो जाएगा? खैर, अब उसको बंद तो करके कम से कम देखा जा सकता है कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, घट हो रहा है। इससे उसमें कुछ न कुछ उपाय करेंगे। चलिए, ठीक है। ये तो जो होना था वो तो हो रहा है। अभी भी लगातार 9 दिन के लिए अभी बंद कर आह्वान कर दिया गया। 31 मार्च तक अभी सब बंद रहेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे मेडिकल की बात करें, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरीज़ की बात करें, मंडियों की बात करें, जहाँ पर आपको बेसिक जो चीज़ें मिल सकती हैं वो बंद नहीं है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931, जानते हैं क्या भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को? क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था और आज उनका शहीद दिवस है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए, तो वो जो 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में जो 3 योद्धा थे हमारे, महापुरुष आप कह सकते हैं उनको, लेकिन एक मैच्योर समय में, मतलब एकदम जवानी के कगार पर वो थे और उस समय उन्होंने अपने देशभक्ति के लिए अपनी शहादत दे दी। आज की जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, नाना प्रकार की उनके पास समस्या होती है। जब अगर कुछ करने के लिए बोलो तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो उतने कम उम्र में वो उतना कुछ कर गए। क्या कहेंगे आज के जनरेशन के बारे में? करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जनरेशन क्यों इतना सोचती नहीं, अपने देश के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं करती? वो आजकल की जनता क्या है, अपने आप में ये हो गई व्यस्त, जिसको कहा जाए बेरोजगारी, और जो काम नहीं करना चाहते। आजकल फ्री में पैसा चाहिए हर आदमी को। ऐसा लगता है कि सरकार तो इतना कुछ दे रही है, वो ऐसे ही घर में बैठ के खाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब वो एक तरह से वो लापरवाह हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चलिए, वो इस प्रकार हो गए हैं कि हर चीज़ फ्री में मिल रहा है तो अपने को काम की क्या ज़रूरत है। आजकल के डेट में देखो, वर्कर को कोई भी बुलाने जाएगा काम करने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे पैर पड़ना पड़ता है उनका। और वर्कर वो नहीं, अदर दुकान वाले हो गए हैं आज के डेट में। नमस्कार, मैं हूं मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। आज हम मुंगेली जिला के पड़ाव चौक में स्थित उपस्थित हैं, जहां बहुत भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ भीड़ बहुत कम भीड़ है। और मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये पूरा पड़ाव चौक का प्रसिद्ध होटल है, जो पूरा आज कोरोना वायरस के चक्कर पूरा बंद हो चुका है। और यहाँ ड्यूटी पे कुछ अधिकारी कर्मचारी लोग
तैनात हैं। आइए बात करते हैं जो ड्यूटी में तैनात हैं यहाँ पे हमारे साथ में जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, जो आपके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाया गया है उसके बारे में बताइए। देखिए, कोरोना वायरस किसी खास देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का वैश्विक बीमारी है, महामारी है। और इस संबंध में हमको जो जिला प्रशासन द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों द्वारा आदेश मिलते हैं उस हिसाब से हम लोग ड्यूटी करते हैं। और 24 घंटे लगातार ड्यूटी चल रही है, चौक चौराहों में चल रही है, लगातार पेट्रोलिंग चल रही है ना। लोगों को समझाइश देते हैं कि अधिक से अधिक अपने घर में रहें, बाहर न निकलें। और जो निर्देश दिए गए हैं, बार बार हाथ अपने सैनिटाइजर से साफ करें और मुंह नाक कान बांध मतलब मास्क लगा के चलें, है ना। और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जानकारी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दें, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण अपने क्षेत्र में न फैल सके। सर, जो आम राहगीरों हैं उनको हाट बाजार बंद होने की वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कोई समस्याएं नहीं रहती हैं। 1-2 घंटा का 4 घंटा का हम लोग समय देते हैं। राशन दुकानें खुली हैं, फल दुकान खुली हैं, दूध डेयरियाँ खुली हुई हैं। यहाँ जिसको जो सामान चाहिए वो सब उपलब्ध हो जाता है। बस ये है कि जहाँ इकट्ठा होकर के भीड़ न लगाए, पब्लिक इकट्ठा ना हो। 2 आदमी 3 आदमी मिल करके अपना अपना सामान खरीदें, अपने अपने घर जाए और घर में बच्चों के साथ सुरक्षित रहें। ऐसी समझाइश हम लोग देते हैं सब जी। तो पुलिस वालों का कहना है कि 1 घंटे 2 घंटे जो राशन का दुकान है, डेयरी दुकान है, फल दुकान है, उनको खोलने का समय दिया जाता है। वही समय में आके अपना जो आवश्यकता का सामान रहता है उसको ले जाया करते हैं। सभी चौक चौराहों में मेरे ट्रैफिक के स्टाफ लगे हुए हैं और ना लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि सब अपने अपने घर में रहे, बाहर ना निकले। और यहाँ घर में ही रह के इसके कोरोना ऊपर लड़ा जा सकता है। बस इसी समझा रहे हैं सब जन को कि बाहर ना निकले करके। तो बस सभी आप लोग के भी द्वारा भी कुछ संदेश दिया जाए कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके घर के अंदर रहे। कुछ दिन के लिए तो समस्या है, कुछ दिन समस्या है, उनको झेलना पड़ेगा। बाकी साग सब्जी और जो किराना दुकान वगैरह सब तो खुला हुआ है, आम पब्लिक के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक और चाचा उपलब्ध हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाचा, आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्या कहेंगे इस विषय में? बताइए ना। वजह से वही अब क्या है, कोरोना के वायरस चलते ना सब इनको भुला दिए हैं। आज कोरोना वायरस के चलते सब जो अपने सेफ्टी देख रहे हैं, है ना, इसलिए उसको कोई याद नहीं कर रहे हैं भाई। याद करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है। कोरोना ने उनकी शहादत को भुला दिया है। चलिए, अच्छा, ये क्या कहेंगे आप कि जो कल पीएम मोदी ने कहा था कि आप घर के मुंडेर से निकलें 5 बजे और ताली बजाएं, शंखनाद करें, घंटी बजाएं, क्या फ़ायदा हुआ इससे? उससे ये फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो बिजली विभाग के हैं, जो आवश्यक सेवा दे रहे हैं, जो नल जल चला रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह करते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजाया गया है। चलिए, उनके लिए ताली बजाया गया। चलिए, चाचा को कम से कम इस बात का तो इल्म है कि भाई ताली क्यों बजाया गया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो कटाक्ष करते हैं ना, जो सरकार विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई ताली बजाया गया, क्यों बजाया गया, क्या फ़ायदा हो गया, क्या कोरोना? स्वागत किया गया है, उनको हौसला अफजाई किया गया है। जो हमारे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो अपने जान में परवाह करते हुए जनता का सेवा किए हैं, उनके लिए किया गया है। ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। पार्टी विशेष की बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। अच्छा, ये सोच गंदा है, ये पार्टी वाला की सोच गंदा है। ये बताएं चाचा, अभी जो पुलिस वाले हमारे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके चल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी चौक में, चौराहे पे, हाट बाजार में, हर तरफ वो घूम रहे हैं, प्रेस वाले घूम रहे हैं, मोबाइल शॉप वाले भाई मोबाइल, अच्छा हाँ, तो आप नगर पालिका से हैं, तो ये क्या कहेंगे इनके बारे में? ये अपनी जान को जोखिम में डाल के लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, उनको समझाई दे रहे हैं भाई, उनको बता रहे हैं कि वायरस ऐसे फैलता है, दूरी बना कर रखो आप,
मास्क पहनो, है ना, और समय सीमा में अपना सामान खरीद के घर जाइए, बिल्कुल अनावश्यक बाहर में न रहें, यही सब की वो है मंशा है भाई। चलिए, मंशा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब हम लोगों की बात करते हैं, धारा 144 की बात करते हैं, 144 लगा हुआ है, लोग अपने घरों से निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग घूम रहे हैं और उनको चाहे वो किसी भी ज़रूरत के लिए हो, कई फुटेज हमारे पास ऐसे आए कि जो पुलिस वाले हैं, मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनको पीट रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती घर से बाहर घर जाने के लिए उनको बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के दृश्यों के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझ गए। कोई आवश्यक सामान के लिए जो जा रहे हैं उसको नहीं भगाया जा रहा है, किसी पुलिस के द्वारा भी नहीं भगाया जा रहा है, समझ गए। अगर कोई इमरजेंसी इलाज के लिए जा रहा है उसको भी नहीं भगाया जा रहा है, ये कहना गलत है। ये लोगों का सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो लोग लगे हुए हैं, ऐसा अनावश्यक किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये कहना गलत है लोगों का। चलिए, अनावश्यक परेशान नहीं किया जा रहा है। आप नगर पालिका से, जैसे आपने बताया, नगर पालिका क्या कर रही है इसकी सुरक्षा को लेकर? नगर पालिका पूरा नाली में दवाई, है ना, वो फिनाइल पाउडर, साफ सफाई पूरा कर रहे हैं और सुचारू रूप से नल का व्यवस्था, जल की व्यवस्था, टैंकर पानी की व्यवस्था, ये सभी कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये कब कब छिड़काव किया जा रहा है जो केमिकल आप बता? अच्छा, केमिकल कौन सा डाला जा रहा है, नाम बता देंगे? और कब कब है भाई? फिनाइल जो है और एक ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसको जो नगर पालिका में उपलब्ध होता है उसी को डाला जा रहा है भाई। चलिए, तो ये कब तक डाला जाएगा और कितना फायदा हो रहा है इससे? दिन का काम है, आज ही भर का, कोरोना भर का थोड़ी ना, ये तो निरंतर है हमारा। सफाई नाली करना, पानी व्यवस्था करना, बिजली व्यवस्था करना नगर पालिका का निरंतर कार्य है। चलिए, नगर पालिका का निरंतर कार्य है, वो लगातार कर रहे हैं। अच्छा, वो दिख रहा है कि नहीं उसमें? नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? क्या कहेंगे शहीद दिवस को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर? कोरोना बड़ा है कि शहीदों की शहादत बड़ी है? देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों बड़ी है भाई। उस परिस्थिति में शहीद बड़ा था, आज भी बड़ा है और कल भी रहेगा, हम रहें या ना रहें, ठीक है। और आज जो स्थिति देश में पैदा हुआ है, ये हम सबकी जवाबदारी है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। दो लाइन शायरी बोल सकता है? कोरोना से कैसे लड़ना है, ये हमारी जवाबदारी है। इसलिए हम यहाँ भी देखो खड़े हैं, बाकायदा डिस्टेंस बनाकर इस समझदारी से खड़े हैं। और मैं कहता हूँ, कहीं किसी को अगर झुंड में भगाया भी गया होगा कोई पुलिस वाला, तो किसी कारणवश मतलब उसको लगा होगा गलत हो रहा है तो भगाया होगा, ऐसे दुर्भावना से नहीं भगाया होगा। दुर्भावना से नहीं भगाया गया होगा, अब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, है ना। और आज पूरा देश इससे मतलब कि डरा हुआ है, और डरा हुआ है इसलिए एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं यहाँ आकर। ऐसे नहीं है कि हम जानबूझ के निकले हुए हैं भाई, दिन भर तो घर में थे, अब दोस्तों से मिले हैं, डिस्टेंस बनाकर खड़े हैं, है ना। हमको एहसास है और हमको अपने परिवार का भी चिंता है, और जो हमसे हमारा जो परिवार जो दूसरे जगह रहते हैं उनका भी चिंता है। और हम लगातार उनसे भी संपर्क कर रहे हैं फ़ोन से कि भाई आप डिस्टेंस बना कर रखो, बार बार हर 1-2 घंटे में हाथ पैर धोते रहो, और कोई बाहर से भी आ रहा है उसको भी हाथ धोने के लिए कहो। ऐसे मतलब कि हम लोग बिल्कुल परिवार से मतलब सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, ये मोबाइल दुकान का ऑनर कौन है? आप हैं? अच्छा, ये बताएं, व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा है इस कोरोना को लेके, इस 144 को लेके? पूरा फुल पड़ा प्रभाव इसमें। अच्छा, पर डे मतलब इनकम कितने का हो जाता था और अभी कितने रुपए का इनकम हो रहा है? तो बंद ही, तो कोई इनकम का कोई चांस ही नहीं ना। तो इस बारे में क्या कहना है, जो प्रभाव पड़ रहा है आपके रोजगार पे? क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, सभी व्यापारियों की बात है। कोरोना को रोकने के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, एक मैसेज आया था कि 2 व्यापारी हैं, वो लगभग 2 करोड़ का नुकसान करने के बाद खुश हैं, कोरोना को रोकने में कम से कम हम कामयाब हो रहे हैं करके, हम सहयोग कर रहे हैं करके। क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक है, उनका जो ये विचार है अच्छी बात है इसके लिए। अच्छा, और बाकी व्यापारियों को आप क्या कहेंगे कि भाई आप अपने दुकान ना खोलें, क्योंकि आपके दुकान में भीड़ हो जाता है, भले आप अन्य दिनों में बहुत कमाते होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा नुकसान सहना जायज़ है? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जायज़ है ये। चलिए ठीक है। अच्छा, कोई अगर 2-4 पंक्तियां अगर बोल सके तो कोई बोल सकते हैं क्या? अरे बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे, आज शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारे 17 जवान सुकमा में शहीद, 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, बातें आ रही हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस विषय में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज 17 जवानों को श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित तो करना चाह रहा है, लेकिन कोरोना बड़ा हो गया है इनके सामने में, उसके चक्कर में घर से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं सर, ये भावना होनी चाहिए। हमारे जो पूर्व क्रांतिकारी ने जो हमारे देश के आज़ादी के लिए जो सहयोग दिया, उनके शहादत को हम इनकार नहीं कर सकते, छोटा रूप नहीं दे सकते साहब। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। रहा सवाल साहब हमारे यहाँ जो बस्तर में जो आज कल जो हुआ है, अटैक हुआ है,
हाँ वो भी हमारे लिए ही है नहीं, अपनी कुर्बानी दी है सर। कोरोना जो है सर, ये भी है कि आज हम पूरी जनता आज उससे लड़ रहे हैं। हर किसी का, ना तो जात ना पात ना धर्म ना तो राजनीतिक पार्टी, हर कोई मिल के हम लोग सर इस कोरोना से लड़ रहे हैं सर जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप कोई पार्टी विशेष से हैं क्या? नहीं सर, मैं एक सिविल ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट ठेकेदार हूँ सर। हाँ, मेरे साथ भी एक आपका अभी पहला क्वेश्चन सुना हूँ, तभी मैं रुका हूँ सर। हाँ, वो मेरे साथ भी हो रहा है सर। मेरे भी लेबर हाँ बहुत परेशान है सर, क्योंकि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। हाँ नहीं, उनके साथ भी मेरे को एक नोटिस मिला है कि 31 तारीख तक आपके द्वारा कोई भी काम नहीं करना है जी। है नहीं, तो मैंने उनको सांत्वना दी है, मेरे अधिकारी लोग मेरे को सांत्वना दिए, जान है तो जहान है। हाँ, कमा लेंगे खा लेंगे। तो मैंने अपने जितने भी मेरा 54 के स्टाफ है सर, मैं नगर पालिका मुंगेली और 4 डिपार्टमेंट में सरकारी काम करता हूँ सर, ठेकेदार हूँ। है नहीं, तो मैं उनको हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये हाफ पेमेंट करके क्या दिल में मलाल है, मेरा नुकसान हो रहा है, या फिर आपके अंदर में खुशी है कि मैं कोरोना से बचाव के लिए कुछ तो कर रहा हूँ? मैं सर अपने कर्मचारियों को संतुष्ट कर रहा हूँ सर कि आप जान है तो जहान है, आप अभी शांत रहिए, आपका जो आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। अगर 31 मार्च तक बोले हैं, अगर 15 अप्रैल तक भी बोलते हैं या 1 मई तक बोलते हैं, तो मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, आप लोग उसमें कोई टेंशन मत लो, मैं आपका खर्च पूरा करूंगा, मेरा कोई मलाल नहीं है सर। मैं उन्हीं के पीछे 2 पैसा कमा रहा हूँ, जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी मैं सुरक्षित रहूँगा, क्योंकि मैं ठेकेदार हूँ। पहले उनको सुरक्षित मेरे करना है। बिल्कुल। चलिए, एक बहुत बढ़िया सवाल आपने ये जवाब आपने दिया। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बताएं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने आए, उन्होंने कहा कि आप घर के बाहर में आकर तालियां बजाएं, 5 बजे की बात है, घरों से ना निकलें, 144 लागू कर दिया गया है। सारी बातें सही हैं, सुरक्षा व्यवस्था में जो तैनात हैं लोग, उन सबको श्रद्धांजलि या कहें उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो चीज़ उन्होंने कहा। लेकिन क्या इसके अलावा वो ये भी कह सकते थे कि भाई हम जो व्यापारियों का व्यापार मंदा जा रहा है, जो उनको नुकसान हो रहा है, हम उनकी भरपाई करेंगे या किसी प्रकार का कोई सहयोग करेंगे, या हम अस्पतालों में और ज़्यादा ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, डॉक्टरों को और सुलभ कर देंगे, इस प्रकार की बातें और कही जानी थी क्या उनके द्वारा? सर, मेरा एक विचार था सर, है ना, जैसे व्यापारियों को बोलेंगे, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति को बोलेंगे, ठेकेदार को बोलेंगे, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ सर। इस नाम से जिस दिन मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ सर, आपको बताने के लिए नहीं आता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपया कमाया। आज मेरा 15 दिन का व्यवसाय फर्क पड़ रहा है, है नहीं, तो मैं आज चीखूंगा क्या सर? देश के लिए मेरा फर्ज बनता है सर, 15 दिन नहीं, मैं 2 महीना भी अपना व्यवसाय को बंद करके अपने कर्मचारियों को पेमेंट कर सकता हूं। नहीं, बिल्कुल। आपने एक बड़े व्यापारी के बारे में बात किया, मेरा जो सवाल था, एक्चुअली फुटकर व्यापारी जो दिहाड़ी करते हैं, जो गुपचुप का ठेला लगाते हैं, जो आपका फल बेच के अपना रोजी रोटी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रभाव पड़ रहा है। वैसे फल दुकान खुले होने की बातें कही गई है, चूंकि 144 लगा हुआ है, कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा, इसलिए लोग निकल नहीं रहे हैं। आम दिनों में जो जितने सब्जी बेचे जाते थे, जितना फल बिकता था, वो आज नहीं बिक रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इन छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं मैं सर। मेंटेन हो जाता है सर। चलिए, मेंटेन हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बारे में बात करने के लिए। चलिए, अगर और कोई चाहता है कुछ बोलना, अरे आओ भाई, बिल्कुल, अरे आओ यार। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे? आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एकदम खुद क्रांतिकारी लग रहे हो, क्या कहोगे इस बारे में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी बोल सकते हो। मेरा सवाल ये है, खुद आप क्रांतिकारी लग रहे हो, क्रांतिकारियों की अगर बात करें तो 3 नाम आता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनका इसलिए आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज है 23 मार्च को इनको फांसी चढ़ा दिया गया था, और अभी हाल ही में सुकमा में अपने 17 जवान शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन क्रांतिकारी और हमारे जवानों के बारे में? इन सबको मैं सत नमन करता हूँ। इनके वजह से आज हम इतने सुख से रह रहे हैं यहाँ। हमारे 17 जवान जो कल शहीद हो गए, उन माओवादियों ने उनको एम्बुश लगाकर उनको घायल किया, उनको शहीद किए। उनको खोज के लिए गए थे वो माओवादी को, और उनको एम्बुश लगा के उनको शहीद किया। उनके नाम से आज हम इतने सुख में हैं। चलिए, उनकी वजह से हम ये आज अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेके मुंगेली में किस प्रकार से आम जनता उसको देख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना को जान तो रहे होंगे ना?
इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँ। जो कोरोना के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है, जानकारी उतनी नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, आरजे रमझाझर आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है किस प्रकार से यथा स्थिति है मुंगेली की। दाऊपारा चौक में हम खड़े हुए हैं, हमारा कैमरा देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके और हमने कोशिश की सबके दिल की बात को सामने लाने की कि वो एक आम नागरिक क्या चाहता है। चलिए, अगर और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीसीआर वैन जा रही है, लगातार पुलिस का गश्ती जो टीम है वो लगी हुई है। आपको पीछे दिखा दूं, यहाँ पे ट्रैफिक के जवान खड़े हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ है होने जा रहा है उसको वो कंट्रोल करें, कम करें। और बाकी अगर हम आम लोगों की बात करें तो व्यापारियों को हाँ निसंदेह उनको लॉस तो हो रहा है, लेकिन उस लॉस में भी उनकी खुशी साफ रूप से झलक रही है क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गंभीर बीमारी है, जैसे चीन में उन्होंने त्राहिमाम की कंडीशन कर दी, इटली में उन्होंने इस प्रकार की स्थिति बना दी, तो वो कम से कम भारत में ना बने। और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता है, आपसी भाईचारा है और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी को इस देश से कम खदेड़ लें। ऐसी खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं अजीत जायसवाल और मेरे साथ में है मानस राज दिवाकर। नमस्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आरजे रमझाझर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनहरन बंजारे। आज 25 तारीख को हम अभी मेन हटरी बाज़ार बिल्हा में उपस्थित हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि बाज़ार जो है, सब्जी मंडी जो है, वह सरकार के द्वारा आह्वान किया गया है कि यहां पर 3 बजे तक ही, 9 बजे से 3 बजे तक खुलना चाहिए, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है तो लगभग 4 बजने वाली है और जितने भी यहाँ पर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जो आए हैं उन लोग भारी लापरवाही कर रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर पूरा भीड़ को इतनी भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर कोई समझदारी नाम से किसी का काम ही नहीं कर रहे हैं। पूरा नगर पंचायत के अधिकारी भी कई बार समझा के चले गए हैं, एसडीएम महोदय बिल्हा भी यहाँ से समझा कर चले गए हैं, पुलिस प्रशासन समझा कर चले गए हैं, पर भी से यहाँ पर कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है नगर पंचायत अध्यक्ष नानक रेलवानी, उससे बात करेंगे। नगर पंचायत उपाध्यक्ष बोले जी, बात करेंगे, बताएंगे अभी तक मार्केट खुला उसके बारे में। जब से जन कर्फ्यू लगा है तब से पहली बार बिल्हा में बाज़ार भरा था। पब्लिक को, नागरिकों को, और जो कोचिया सब्जी लाते हैं दूर दराज गांव से, उन्हें पूर्णतः रूप से मालूम नहीं था। बाकी शासन द्वारा, पुलिस द्वारा, सीएमओ द्वारा, अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई थी, किंतु आनन फानन में बाज़ार ख़त्म हो गया। 3:30 बजे तक लगभग बाज़ार उठ चुका था। आज से सभी सब्जी विक्रेताओं को और ख़रीदारों को सूचना विधिवत दी जाएगी कि 11 से 3 बजे तक आप सब्जी बेचें और खरीदें। क्या इन लोग को पहले से सूचना दिया गया था, नहीं दिया गया था नगर पंचायत द्वारा? अब ये तो सीएमओ बताएगा। अभी सीएमओ 2:30 बजे ही चले गए बिलासपुर, उसके बारे में क्या कहना? मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा सीएमओ का है, आप पता कर ली। प्रतिनिधि है अभी फिलहाल लगभग 4 बजने वाली है, लगभग कुछ दुकानें अभी तक खुली नहीं, 3:30। ये तो दैनिक है, दैनिक है और दूर दराज से लोग आते हैं। क्या है कि बड़े लोगों को सब्जी आसानी से, रोज़ कमाने खाने वालों के लिए जैसे आलू महंगा हो चुका है और सब्जियां, दालें महंगी हो, जो टमाटर 10-15 रुपये हो जाता है चटनी सब्जी बना के खाने के लिए, तो इतना ज़रूरी है। अगर आधा घंटा 15 मिनट कोई लेट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे नियम से की कड़ाई से बरती जाएगी। आप अभी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या रीज़न है? मास्क लगाया था, मास्क पूरे मिल भी नहीं, मैं रुमाल बांध के आया था। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी।